कुछ रातें तो ऐसी बीत जाती हैं कि किसी का ध्यान ही नहीं जाता, बल्कि वे अगले दिन के लिए ताकत पाने के लिए सोने का एक सुविधाजनक समय बन जाती हैं। हालांकि कभी कभी एक रात में कुछ ही घंटों में इतना कुछ हो जाता है कि कई व्यस्त दिन भी फीके और नीरस लगने लगते हैं। किसी न किसी तरह हर रात समाप्त हो जाती, अंधकार के स्थान पर भोर हो जाती और सक्रिय जीवन शुरू हो जाता। कुछ लोग अकादमी चले जाते, कुछ काम करने और कुछ मृत भूमि पर चले जाते। आज एडम उन स्थानों में से किसी पर नहीं गया। वह चमत्कार वेधशाला के विशाल द्वार के सामने खड़ा रहा तथा मैग्नस द्वारा उन्हें अंदर आने देने की प्रतीक्षा करता रहा। क्या तुम तैयार हो? सिल्वाना ने एडम की ओर देखते हुए पूछा, जो आज किसी कारण से उसे अजीब लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, केवल कभी कभी जोर से आहें भरता रहा। हाँ, एडम ने सिर हिलाया, अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए। ये बस कल रात वैसी नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी, रेड फीस्ट से लेकर मेरी छोटी सी यात्रा तक। सिल्वाना ने अपने होंठ काटे लेकिन कुछ और पूछने की जहमत नहीं उठाई। अगर वह एडम की ऑपरेटर थी तो इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उसकी हर हरकत या हरकत के बारे में पता होना चाहिए। क्रैकल। उसी क्षण दरवाजे खुल गए और वे अंदर आ गए। इस बार प्रवेश द्वार के सामने निसा नहीं थी, हालांकि मैग्नस ने उनके लिए एक और गाइड तैयार किया था, एक ड्रोन जो मुस्कुराहट की नकल करने वाली स्क्रीन के साथ जमीन के ऊपर मंडरा रहा था। जैसे ही ड्रोन ने उन्हें देखा, वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ गया, मैग्नस के विशिष्ट घर के बजाय प्रयोगशाला की ओर नीचे की ओर। ये वह जगह थी जहां क्रिम्सन सैक्रिफाइसर वाला कमरा था, साथ ही कई अन्य दरवाजे और कमरे थे जिनमें अज्ञात चीजें छिपी हुई थीं। केवल मैग्नस और नेसा को ही इसके बारे में कोई जानकारी थी। ये समझना महत्वपूर्ण था कि चमत्कार वेधशाला सिर्फ एक बड़ी इमारत नहीं थी जिसमें मैग्नस अक्सर सबसे ऊपर रहता और सोता था, और वास्तविक प्रयोगशाला सबसे नीचे थी। इस इमारत के अलावा इतने बड़े क्षेत्र में अन्य इमारतें भी थीं, लेकिन वे केंद्रीय इमारत से काफ़ी दूर थीं, जैसे कि मैग्नस ने जानबूझकर खुद को मिरेकल वेधशाला में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से अलग कर लिया था। इसलिए मुख्य प्रयोगशाला में जाकर और ड्रोन का पीछा करते हुए एडम और सिल्वाना कभी कभी अन्य वैज्ञानिकों से टकरा जाते थे। वे सभी सफ़ेद कोट पहने हुए थे और गंभीर भाव से देख रहे थे। वे केवल उनकी ओर सिर हिलाते थे, अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं रुकते थे। तकनीकी रूप से वे सभी मिरेकल वेधशाला में काम करने वाले वैज्ञानिक थे। अक्सर वे मुख्य प्रयोगशाला में आते थे, कभी कभी अपनी इमारतों में लौट जाते थे। वे सभी वैज्ञानिक माने जाते थे और सरकार द्वारा उन्हें वेतन दिया जाता था। हालांकि सभी को एहसास हो गया कि केवल मैग्नस ही इस उपाधि का पूर्ण उपयोग कर सकता है। सरकार मैग्नस के व्यवसाय से दूर रही, उसके पास जो चाहे करने की शक्ति थी, बशर्ते उससे अद्वितीय परिणाम प्राप्त होते रहें। हालांकि चमत्कार वेधशाला के निर्माण में बहुत बड़ी राशि, सचमुच अरबों डॉलर की लागत आई, इसलिए क्षेत्र, उपकरण और प्रौद्योगिकी का अधिकतम क्षमता तक उपयोग किया जाना था, और इसके लिए श्रमिकों, अन्य वैज्ञानिकों और उनके सहायकों की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से मैग्नस ने अपने प्रोजेक्ट खुद ही संभाले, जिनमें से ज़्यादातर तक सिर्फ उसे और नेसा की ही पहुंच थी। मैग्नस मिरेकल ऑब्जर्वेटरी में कहीं भी जा सकता था क्योंकि यह उसका क्षेत्र था, जबकि दूसरे वैज्ञानिक सिर्फ अपनी इमारतों और मुख्य भूमिगत प्रयोगशाला, उसके सिर्फ कुछ हिस्सों में ही जा सकते थे। इसका मतलब यह था कि मैग्नस को मिरेकल ऑब्जर्वेटरी में होने वाली हर चीज़ के बारे में जानकारी थी, और वह जिसे चाहे नौकरी से निकाल सकता था या नौकरी पर रख सकता था, जिसमें उसे पूरी आज़ादी थी। उसकी अनुमति के बिना अन्य वैज्ञानिक केंद्रीय भवन या भूमिगत प्रयोगशाला के बंद हिस्सों में भी नहीं आ सकते थे। ये सब, कोई कह सकता है, उन कारणों की गणना थी कि क्यों सभी वैज्ञानिक जिन्होंने अनुसंधान के अपने मार्ग की शुरुआत की, मैग्नस या किसी अन्य स्वतंत्र वैज्ञानिक के स्तर तक पहुंचने का सपना देखते थे। खैर, इसे केवल बुद्धि के माध्यम से करना असंभव था, इसके लिए कुछ अनोखी और अनोखी चीज़ की आवश्यकता थी। क्रैकल। एडम और सिल्वाना के सामने एक दरवाज़ा खुला जो उन्हें एक लंबे गलियारे में ले गया जहां अब कोई अन्य वैज्ञानिक नहीं थे, सिर्फ खालीपन और रहस्यमयी दरवाजे थे। कुछ मोड़ दूर एक कमरा था जिसमें एक क्रिम्सन सैक्रिफाइसर और दूसरे दरवाजे थे, जिससे एडम को दबाव और कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगले दरवाजे पर पहुंचकर ड्रोन पलटा और उड़ गया। एडम और सिल्वाना ने आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे की ओर देखा। तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए, नेसा की शांत आवाज़ दाईं ओर से आती हुई सुनाई दी। वह अपने बगल में बैठे मैग्नस की तरह एक कुर्सी पर बैठी थी। यह एक छोटा कमरा था जो विशाल हॉल से मजबूत कांच से अलग था, जहां सिर्फ खालीपन ही नजर आता था। बेशक यह असामान्य कांच था और सामग्री एक राक्षस से थी ताकि मैग्नस और नेसा सुरक्षित रह सकें। मिस्टर मैग्नस, क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? सिल्वाना ने गंभीर भाव से पूछा, क्योंकि मैग्नस का चेहरा सामान्य से भी अधिक पीला था और उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े बैग थे, जैसे कि वह बिल्कुल भी सोया न हो। ऐसा नहीं है कि सिल्वाना मैग्नस की स्थिति के बारे में चिंतित था, लेकिन एडम के उपचार के सफल होने के लिए उसे अच्छा महसूस करना जरूरी था। मैग्नस कड़वी मुस्कान के साथ बोला, नहीं, मैंने बहुत ही रोचक रात बिताई, अपनी पसंदीदा फिल्म के एक ही क्षण को बार बार देखा। मैग्नस ने कंधे उचका दिए। नेसा ने अपनी आंखें घुमाईं और उसकी निगाहों में हल्की सी झुंझलाहट दिखाई दी।
मैं चाहती हूँ कि यह रात तुम मेरे लिए ही बिताओ, नेसा ने फुसफुसाते हुए कहा और बड़ी मुंह बनाकर अपनी उंगली काट ली। सबने उसकी बातें सुनी, लेकिन सबने उसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा। आखिरकार यह उसका और मैग्नस का निजी मामला था। वैसे भी चलो शुरू करते हैं। जबकि एडम के जीन कल रात के रेड फेस्ट के बाद भी सक्रिय हैं। हम भाग्यशाली हैं कि मुख्य कोर्स थंडर डेमन था जिसे आपने मार दिया, इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मैग्नस ने एक बटन दबाने से पहले हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिससे एक विशाल राक्षस के साथ एक होलोग्राम सामने आया। इसे क्रिम्सन सैक्रिफाइसर का बेहतर संस्करण कहा जा सकता है। हालांकि एडम ने जिस क्रिम्सन सैक्रिफाइसर से पहले लड़ाई की थी वह पर्पल थरेट लेवल और प्राइम 1 था, लेकिन वह विशेष राक्षस पर्पल थरेट लेवल के अन्य पुनर्योजी राक्षसों के बीच कमजोर था। होलोग्राम में दिखाई देने वाला राक्षस बहुत बड़ा था, स्पष्टतः 4 मीटर से अधिक लंबा। उसका पूरा शरीर कठोर मांस से ढका हुआ था तथा उसकी छाती, भुजाओं और पैरों पर लाल रंग की सुरक्षात्मक प्लेटें थीं, जो मांस से बनी हुई प्रतीत होती थीं, किंतु बहुत अधिक कठोर थीं। राक्षस के पंजे ब्लेड की तरह लंबे और चौड़े थे। उसकी चौड़ी पीठ से 4 शाखाएं निकली हुई थीं जो धीरे धीरे चलती थीं, मानो किसी लक्ष्य की तलाश में हों और उसे अपनी तीखी नोकों से छेदना चाहते हों। राक्षस के जबड़े सबसे अजीब थे, शार्क के जैसे मजबूत, तीखे दांतों की 3 पंक्तियों के साथ विशाल। राक्षस की 4 आंखें एक दूसरे के विपरीत स्थित थीं, जिससे पता चलता था कि राक्षस पर किसी का ध्यान न जाना असंभव था। ये ब्लेड क्लॉ बीस्ट है, जो पर्पल थरेट लेवल का सबसे शक्तिशाली पुनर्योजी राक्षस है। मैग्नस ने शांति से कहा, मेरे पास किसी के वन फैंटम पर इसका उपयोग करने के लिए सही स्थिति नहीं थी, लेकिन आपके लिए ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराना कोई समस्या नहीं होगी, भले ही एक हाथ से ही क्यों न हो, है न? एडम ने अपनी बाईं बांह पर एक नज़र डालते हुए थोड़ा भौहें से कुड़ी, जो अब तक उसकी एकमात्र बांह थी। बेशक उसे जागे हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, यही वजह थी कि एडम को अभी तक दायां हाथ न होने की आदत नहीं पड़ी थी और वह इसके साथ तालमेल नहीं बिठाने वाला था। ठीक है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या मुझे उस राक्षस को पकड़ना चाहिए? मैग्नस ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, वह अपने कदम के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा है। यदि आप अपना हाथ वापस पाना चाहते हैं तो आपको कुछ और करना होगा। मैग्नस ने एडम की छाती की ओर इशारा किया। तुम्हें ब्लेड क्लॉ बीस्ट का दिल खाना होगा। एडम को पहले से ही पता था कि मैग्नस का इलाज का खतरनाक लेकिन कारगर तरीका क्या है। इस तरीके से फैंटम एक नया अंग या अंग भी विकसित कर सकता था। ये समझना महत्वपूर्ण था कि लिरला ने एक और सुरक्षित तरीका भी सुझाया था, तथा ऐसा उपचार केवल असाधारण मामलों में ही आवश्यक था। आमतौर पर यदि कोई फैंटम अपना हाथ या पैर खो देता है तो सेना या हार्वेस्टर्स जल्द ही युद्ध के मैदान से खोए हुए अंग को ले लेते हैं, जिससे डॉक्टरों को उसे शरीर से पुनः जोड़ने में मदद मिलती है। भले ही हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया हो, मांस के टुकड़े उखड़ गए हों या सड़ने लगे हों, फिर भी फैंटम के साथ काम करने वाले डॉक्टरों के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। इस प्रकार ऐसे मामले बहुत दुर्लभ थे जब किसी फैंटम ने अपना अंग पूरी तरह खो दिया हो और उसे नए अंग की आवश्यकता पड़ी हो। अधिकांशतः ये किसी गंभीर और दर्दनाक लड़ाई का परिणाम होता था, इसलिए इस स्थिति में अधिकांश फैंटमों को डॉक्टरों द्वारा नया हाथ बनाने और डेडलैंड से छुट्टी लेने का इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा हालांकि मैग्नस ने पहले ही कई फैंटम के साथ अपना तरीका आजमाया था, फिर भी डेटा अभी भी दुर्लभ था। हर बार घाव, फैंटम और राक्षस अलग अलग थे। हालांकि अब उसके पास देखने का एक अनूठा अवसर था, क्योंकि एडम जैसा फैंटम अभी तक मैग्नस के प्रयोग में नहीं था। हे, न केवल मैं अंततः ब्लेड क्लॉ बीस्ट का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा, बल्कि उसे रेड फीस्ट में लाना न केवल एक जिज्ञासा थी, बल्कि थंडर डेमन के मांस के कारण इसका वास्तविक प्रभाव भी था। इसके अलावा एडम खुद अन्य फैंटम की तरह नहीं है। खैर, सभी जुगी फैंटम किसी न किसी तरह से समान हैं, यह अफसोस की बात है कि वे काफ़ी हैं। मैग्नस ने अपने धूर्त मुस्कुराहट को अनदेखा करते हुए अंदर ही अंदर सोचा। तो फिर क्या हम शुरू करें? एडम ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए सुझाव दिया। मैग्नस ने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन यह मत भूलिए कि आपको ब्लेड क्लॉ बीस्ट को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब उसका दिल भी नष्ट हो जाएगा। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। वैसे तुम मेरे लिए ब्लेड क्लॉ बीस्ट का दिल क्यों नहीं तैयार कर सकते थे? मुझे यकीन है कि उसे मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर फैंटम्स ने पकड़ लिया है और इस प्रयोगशाला में बंद कर दिया है। मैग्नस बुरी तरह हंसा। हाँ एडम, क्या तुम भूल गए हो कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं है? अगर मांस का एक टुकड़ा भी बच जाता है तो वह कुछ समय बाद एक विशाल राक्षस में बदल जाएगा। ब्लेड क्लॉ बीस्ट किसी भी पुनर्जीवित राक्षस की तरह ऐसा कर सकता है। मैग्नस ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। एडम ने सोच विचार कर अपनी ठोड़ी रगड़ी। मैं समझ गया, तो मुझे ब्लेड क्लॉ बीस्ट को हराना होगा, लेकिन उसका दिल बरकरार रहना चाहिए। फिर मुझे उसे खाना होगा, राक्षस के जीन को दबाना होगा और अपने हाथ को फिर से बनाने के लिए पुनर्योजी ऊर्जा का उपयोग करना होगा। बिंगो! मैग्नस ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ एडम की ओर इशारा किया। वैसे शुरू करने से पहले
आपने कहा कि ब्लेड क्लॉ बीस्ट पर्पल थरेट लेवल में पुनर्योजी राक्षसों में सबसे शक्तिशाली है। तो रैंकिंग में उसका क्या स्थान है? एडम किसी भी प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसे राक्षस को खाना था, जो उसके लिए अपने दाहिने हाथ के बिना ऐसा करना मुश्किल था। इस बार सिल्वाना ने उत्तर दिया, ये प्राइम ब्लेड क्लॉ बीस्ट है, इसलिए इसे सभी पर्पल थरेट लेवल मॉन्स्टर्स में शीर्ष 7 में स्थान दिया गया है। एडम ने सिर हिलाया लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया। भले ही उसने थंडर डेमन को हरा दिया हो, इसका मतलब यह नहीं था कि थंडर डेमन से कमज़ोर सभी राक्षस अब उसके लिए कमज़ोर थे, खासकर जब ब्लेड क्लॉ बीस्ट में अविश्वसनीय पुनर्जनन क्षमता थी। ताली बजाओ। ठीक है, तो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उपचार को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा। एडम ने सिर हिलाकर कमरे से बाहर की ओर कदम बढ़ाया। वह दरवाजे पर रुका और मैग्नस की ओर देखा, फिर नेसा और सिल्वाना की ओर। अरे, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं हार जाऊंगा और ब्लेड क्लॉ बीस्ट तुम्हें मार देगा? एडम ने गंभीरता से पूछा। जवाब में मैग्नस ने केवल लापरवाही से अपने कंधे उचकाए तथा आराम से अपने पैर मेज पर रख दिए। खैर, सबसे पहले ये कांच हमारी रक्षा करने के लिए काफ़ी मजबूत है। दूसरी बात, आप हारने वाले नहीं हैं, है न? मैग्नस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ अपना हाथ ठीक करने आया हूँ, हारने नहीं, एडम ने आगे बढ़ते हुए आत्मविश्वास से कहा। उसी क्षण उसके पीछे का दरवाजा बंद हो गया और फर्श पर 2 जालदार दरवाजे खुल गए, एक हॉल के केंद्र में चौड़ा और विशाल और दूसरा दूरी पर काफ़ी छोटा। जल्द ही ब्लेड क्लॉ बीस्ट दिखाई दिया, जो मैग्नस की रक्षा करने वाले उसी कांच से बने पिंजरे में फंसा हुआ था। राक्षस पहले से ही लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसने अपने पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यह बेकार है। एडम ने सिर हिलाया और दूसरे ट्रैपडोर की ओर मुड़ा। अजीब बात यह थी कि यह एक टेबल थी जिस पर सफ़ेद मेज़पोश था, एक अकेली प्लेट और साथ में कांटा और चाकू, जैसे कि कोई साधारण भोजन हो। टस्क, क्या वह गंभीर है? एडम ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखें चमक उठीं। एडम के बाएं हाथ के चारों ओर चांदी के धागे बुने गए, जो तीखे पंजों वाले एक दस्ताने में तब्दील हो गए। एडम के मामले में एक और कठिनाई थी, वह अपने नेक्सस का सीमित तरीके से ही उपयोग कर सकता था। उसके पास एक हाथ था और इसलिए एक दस्ताना, हालांकि ये दूसरे गुण का उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, अब शुरू करने का समय आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आप थंडर डेमन के मांस की तरह ही उसके दिल को भी उतनी ही खुशी से खाएंगे। मैग्नस ने बटन दबाने और ब्लेड क्लॉ बीस्ट को छोड़ने से पहले मुस्कुराया। ब्लेड क्लॉ बीस्ट ने आज्ञाकारी ढंग से सुरक्षात्मक ग्लास के नीचे आने का इंतजार किया। राक्षस को एहसास हुआ कि कोई जल्दी नहीं है, या तो वह एडम को मार देगा और यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, या वह मर जाएगा। अजीब बात यह है कि ब्लेड क्लॉ बीस्ट को वास्तव में घर से भागने का मौका मिला, क्योंकि चमत्कार वेधशाला दीवारों के बगल में जुगी क्षेत्र में स्थित थी। ब्लेड क्लॉ बीस्ट को बस एडम को मारना था, दीवारों को तोड़ना था और मृत भूमि में भागने के लिए एक दरार ढूंढनी थी। हमला करो, मेरे विपरीत तुम्हारे पास तो पूरे 6 हाथ हैं, ऐसा कहा जा सकता है। एडम ने ब्लेड क्लॉ बीस्ट की ओर अपना चांदी का पंजा दिखाते हुए राक्षस के 4 उभारों और उसके 2 लंबे पंजों को घूरते हुए कहा। ब्लेड क्लॉ बीस्ट ने दुखी होकर नाक भान सिकुड़ी, क्योंकि उसके चारों दांत हरकत में आ गए थे और उनकी नुकीली नोकें सीधे एडम की छाती की ओर बढ़ रही थीं। हुश! एडम तेजी से आगे बढ़ा, जैसे कोई छाया एक जगह से गायब हो जाती है और लगभग तुरंत ही दूसरी जगह प्रकट हो जाती है। कम से कम नेसा और सिल्वाना को तो ऐसा ही लगा। फिर, इससे पहले कि ब्लेड क्लॉ बीस्ट कुछ समझ पाता, राक्षस की छाती से खून की एक धार बह निकली, क्योंकि किसी चीज़ ने उसे गहराई से छेद दिया था। ब्लेड क्लॉ बीस्ट की 4 आंखें तेजी से नीचे की ओर झुक गईं और एडम के चांदी के दस्ताने को राक्षस की छाती में आधा डूबा हुआ देखने लगीं। ठीक है, कम से कम आपकी सुरक्षा नगण्य है, एडम ने शांति से कहा और फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया और ब्लेड क्लॉ बीस्ट के दिल को राक्षस की छाती से बाहर निकाल लिया। शायद यदि कोई साधारण मानव या अनुभवहीन फैंटम एडम की लड़ाई देख रहा होता, तो वे सोचते कि एडम पहले ही जीत चुका है, लेकिन ब्लेड क्लॉ बीस्ट ऐसा प्रतिद्वंद्वी नहीं था जिस पर ऐसे घाव प्रभावी होते। स्लैश! तुरंत ही ब्लेड क्लॉ बीस्ट ने अपने लंबे पंजे घुमाए, लेकिन एडम समय रहते पीछे हट गया, क्योंकि पंजे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। तभी एडम ने राक्षस की छाती पर एक नज़र डाली, छेद मांस के टुकड़ों के साथ जल्दी से भरने लगा था, लेकिन कुछ ने एडम को भ्रमित कर दिया। रुको, उसने अपने दिल की मरम्मत शुरू नहीं की। एडम हैरान था, ब्लेड क्लॉ बीस्ट का दिल अभी भी जीवित था, ये सचमुच एडम के हाथ में धड़क रहा था। मैग्नस ने सिर हिलाया। यह उनके लिए ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी है, इससे वह थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि यह सही कदम है। मैं समझ गया। खैर, हम सभी जानते हैं कि यह लड़ाई एक तरह से खत्म होने वाली है। एडम ने ब्लेड क्लॉ बीस्ट पर अपना खूनी पंजा तान दिया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्लेड क्लॉ बीस्ट किसी भी पुनर्योजी राक्षस की तरह किसी भी घाव को ठीक करने में सक्षम था, वास्तव में इसकी कोई सीमा नहीं थी।
यदि कोई एडम का हृदय उसकी छाती से निकाल ले तो वह कुछ ही सेकंड में मर जाएगा। हालांकि ब्लेड क्लॉ बीस्ट के लिए इतने महत्वपूर्ण अंग का नष्ट होना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ब्लेड क्लॉ बीस्ट अजेय था। नहीं, पुनर्योजी राक्षसों की अपनी कमजोरियां थीं। उनके शरीर की संरचना के कारण उन सभी की सुरक्षा कमजोर थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुद्ध मांस की तरह आसानी से पत्थर या लोहे के कवच को पुनर्जीवित नहीं कर सकता था। पुनर्योजी राक्षसों में भी शायद ही कोई ऊर्जा क्षमता होती थी। जबकि थंडर डेमन सबसे शक्तिशाली विस्फोटों के बराबर विनाश कर सकता था, ब्लेड क्लॉ बीस्ट के शस्त्रागार में ज्यादातर केवल शारीरिक हमले ही होते थे। बेशक हर नियम के अपवाद होते हैं, लेकिन एक राक्षस के पास महान विनाशकारी शक्ति, रक्षा, गति और अविश्वसनीय पुनर्जनन दर नहीं हो सकती। इसके अलावा पुनर्जनन भी अनंत नहीं था। किसी भी पुनर्जननशील राक्षस के पास पुनर्जनन पर खर्च की जाने वाली ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। एक बार जब उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो पुनर्जनन असंभव हो जाता है और वे थकावट से मर जाते हैं। इसके अलावा ये भी ज्ञात था कि पुनर्जीवित राक्षस को मारने का एकमात्र तरीका उसे एक शक्तिशाली हमले से नष्ट करना था। वास्तव में ये बिल्कुल सच नहीं था। हमले की ताकत उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि यह तथ्य कि राक्षस पुनर्जीवित होने की तुलना में तेजी से मर गया। पुनर्जीवित राक्षसों की कमजोर रक्षा को देखते हुए उनका इस तरह से मारा जाना असामान्य नहीं था। ब्लेड क्लॉ बीस्ट एक टॉप 7 बुद्धिमान और खतरनाक राक्षस था। यही वजह थी कि उसने अपना दिल एडम के हाथ में छोड़ दिया। आखिरकार पुनर्योजी राक्षसों को अलग अलग घावों को पुनर्जीवित करने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ ही सेकंड में एक नया हृदय केंद्रीय अंग विकसित करना एडम के हमले से हुए छेद को मांस के टुकड़ों से भरने की तुलना में दर्जनों गुना अधिक महंगा था। बेशक जैसा कि मैग्नस ने कहा, ब्लेड क्लॉ बीस्ट दिल के बिना कमजोर था, लेकिन यह समस्या नहीं थी। ब्लेड क्लॉ बीस्ट ने बस अपनी रक्षा को और भी कम कर दिया, अपने दिल के नुकसान की भरपाई इस तरह से की जिससे उसके अन्य मापदंडों पर कोई असर नहीं पड़ा। यह एक बड़ी गलती लग सकती थी, क्योंकि किसी भी लड़ाई में बचाव जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि रक्षा पंक्ति ऊंची है या नीची, अगर किसी भी तरह से एडम के पंजे उसे कागज के टुकड़े की तरह फाड़ देंगे। कदम कदम कदम। एडम ने पलटकर धीरे धीरे टेबल की ओर रुख किया। उसने ब्लेड क्लॉ बीस्ट की ओर पीठ कर ली, जो खतरनाक था, लेकिन एडम को इस बात की चिंता नहीं थी कि राक्षस उसे चोट पहुंचा सकता है। उसने ब्लेड क्लॉ बीस्ट का दिल प्लेट पर रख दिया और कुछ देर तक उसकी धड़कन देखता रहा। अरे, तो पुनर्योजी राक्षस इस तरह से काम करते हैं कि हर बार जब वे कोई अंग खो देते हैं तो वे कमजोर हो जाते हैं? एडम ने बिना पलटे पूछा। मैग्नस ने सिर हिलाया। हाँ, और भी महत्वपूर्ण बात मत भूलो, पुनर्योजी राक्षस कुछ नया नहीं बनाते, वे केवल अपनी मूल अवस्था में पुनर्जीवित होते हैं। यदि ब्लेड क्लॉ बीस्ट अपने अंग को पुनर्जीवित करना चाहता है तो उसे विस्फोट करना होगा, फिर एक नया बनाना होगा। यह ऊर्जा की दोहरी बर्बादी होगी, मैग्नस ने समझाया। मैं समझता हूँ, हालांकि उनकी बहुत सी सीमाएं हैं, अन्यथा वे अजेय होते। एडम ने गहरी आंखें करते हुए आह भरी। मैग्नस इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे पुनर्योजी राक्षस और साथ ही ब्लेड क्लॉ बीस्ट जरूरत पड़ने पर 10 दिल नहीं बढ़ा सकते। ब्लेड क्लॉ बीस्ट के पास एक दिल था, जिसका मतलब था कि अगर वह इसे खो देता तो वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक दिल ही पुनर्जीवित कर सकता था। यही बात अन्य अंगों और अंगों पर भी लागू होती है। अगर कोई ब्लेड क्लॉ बीस्ट का पंजा काट कर अलग रख दे तो ब्लेड क्लॉ बीस्ट को उसे फिर से बनाने के लिए दूर से ही अपने पंजे को नष्ट करना होगा। वह तब तक नया पंजा नहीं उगा सकता था जब तक कि उसका पंजा बरकरार हो, लेकिन उसके शरीर से बहुत दूर हो। अब ब्लेड क्लॉ बीस्ट का हृदय को पुनर्जीवित न करने का निर्णय और भी अधिक सार्थक प्रतीत हुआ, क्योंकि उसने हृदय को पुनर्जीवित न करके न केवल ऊर्जा बचाई, बल्कि एडम के हाथों में उसे नष्ट करने के लिए और अधिक ऊर्जा बर्बाद नहीं की। हाँ, तो प्रत्येक अंग के खोने के साथ वह कमजोर होता जाएगा, और अगर वह उन्हें पुनर्जीवित करने का फैसला करता है तो वह बहुत सारी ऊर्जा खो देगा। यह अजीब है, एडम ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि उसने ब्लेड क्लॉ बीस्ट से लड़ने के लिए एक उपयुक्त तरीका खोज लिया है। बेशक एडम अपने आर्टिफैक्ट विशेषता एक सींग वाले आपदा का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसके पास एक हमले में ब्लेड क्लॉ बीस्ट को मारने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता है। इसके अलावा अगर ब्लेड क्लॉ बीस्ट ने अंत में अपना दिल विस्फोट करने का फैसला किया तो एडम खुद को मुश्किल स्थिति में पा सकता था। हुश! ब्लेड क्लॉ बीस्ट का धैर्य तब समाप्त हो गया जब उसके दांत तेज गति से एडम की ओर बढ़ रहे थे। एडम की आंखों में बिजली के झटके महसूस हुए, क्योंकि उसका सिर कई बार अलग अलग दिशाओं में झटका खा गया, जिससे उसकी तीखी नोकें उसकी गर्दन के पास से उड़कर दीवार में गहराई तक धंस गईं। अरे, दिखावा करना बंद करो, मुझे दीवारों की मरम्मत में समय और संसाधन बर्बाद करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैग्नस ने मजाकिया अंदाज में कहा। स्वाभाविक रूप से उसे दीवारों की परवाह नहीं थी, लेकिन वह एडम के मामले में अपनी विधि के परिणाम जल्द से जल्द देखना चाहता था। ठीक है, मुझे लगता है मैं सहमत हो जाऊंगा। एडम ने सिर हिलाया और फिर तेजी से घूमकर चारों शाखाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया।
बाम, उसी समय कटे हुए टुकड़े फट गए जिससे उनके आसपास की हर चीज खून से भर गई और फिर ब्लेड क्लॉ बीस्ट के पास वापस आ गई और चीख हो गई। जमीन पर थोड़ा खून रह गया। एक तरह से ये ब्लेड क्लॉ बीस्ट द्वारा इस पुनर्जनन पर खर्च की गई ऊर्जा का संकेत था। उसके अंग होलोग्राम की तरह व्यवस्थित हैं, है न? एडम ने आगे बढ़ते हुए आत्मविश्वास से पूछा। मैग्नस मुस्कुराया। हाँ, आप सही दिशा में सोच रहे हैं। वह होलोग्राम इस विशेष ब्लेड क्लॉ बीस्ट का है, उनकी प्रजाति का नहीं। एडम ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसके सिर के बाईं ओर एक बिजली का सींग दिखाई दिया। अगली चीज जो सिल्वाना ने लड़ाई को करीब से देखते हुए देखी वह थी एडम का गायब हो जाना और ब्लेड क्लॉ बीस्ट के पीछे जाना। ब्लेड क्लॉ बीस्ट का शरीर दो टुकड़ों में फट गया और मांस के टुकड़े उड़कर किनारे पर आ गए। वोश! फटे हुए शरीर के अंगों से मांस की रस्सियां जल्दी से उभर आईं और उन्हें धागे की तरह एक साथ जोड़ दिया, लेकिन ब्लेड क्लॉ बीस्ट ने कुछ ऐसा किया जिसे पुनर्जीवित नहीं करने का निर्णय लिया गया। टपक टपक टपक, एडम के चांदी के पंजों से दस्ताने की तीखी नोक पर लगे दो अजीब अंगों से लाल लाल बूंदें टपक रही थीं। राक्षसों और मनुष्यों के अंग देखने, काम करने और नाम दोनों में अलग अलग थे, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो एडम ने ब्लेड क्लॉ बीस्ट से किडनी और लीवर लूट लिया था। मनुष्यों के वे अंग लगभग उसी जगह थे जहां एडम ने हमला किया था। अच्छा, इस बार तुम क्या खोना चाहोगे? एडम ने हाथ हिलाते हुए कहा और दोनों ऑर्गन्स को बेकार कचरे की तरह कमरे के कोने में फेंक दिया। ब्लेड क्लॉ बीस्ट की चार आंखें सिकुड़ गईं, फिर उनमें से दो बंद हो गईं, मांस के थक्कों में गायब हो गईं और हमेशा के लिए गायब हो गईं। राक्षस की चौड़ी पीठ पर चार में से दो उभारों के साथ भी यही हुआ। मैं समझ गया। मुझे नहीं पता कि तुम किस बात पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे इस तरह से नहीं हरा सकते। एडम ने एक बार फिर हमला करने से पहले गंभीरता से कहा। ब्लेड क्लॉ बीस्ट को चीरते हुए राक्षस की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। मैग्नस ने शो का आनंद लेते हुए बुरी तरह से ठहाका लगाया। लगता है एडम जल्द ही जीत जाएगा, सिल्वाना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। जल्दी से निष्कर्ष पर मत पहुंचो, नेसा ने सख्ती से कहा। सिल्वाना हैरान थी। मैग्नस ने उसकी ओर देखा और हाथ हिलाया। आप दोनों सही कह रहे हैं। एडम निश्चित रूप से ब्लेड क्लॉ बीस्ट को थका देगा, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होगी जब एडम उसका दिल खा जाएगा। तभी सब कुछ तय हो जाएगा। अगले कुछ मिनट काफी शांत गति से बीते, या ऐसा दर्शकों को लगा। बार बार एडम अपनी बिजली की शक्ति का उपयोग करके ब्लेड क्लॉ बीस्ट पर बहुत तेजी से हमला करता था। ब्लेड क्लॉ बीस्ट एडम के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, बस यही उम्मीद करता था कि जल्द ही एडम की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और इससे उनकी लड़ाई उलझ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। एडम अपने शक्तिशाली और तेज हमलों के कारण, जिसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो बहुत मजबूत कवच को भी भेद सकता था, ब्लेड क्लॉ बीस्ट के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिद्वंद्वी था। एडम ने ब्लेड क्लॉ बीस्ट को बहुत आसानी से गंभीर रूप से घायल कर दिया और कभी कभी राक्षस के पेट से नए अंग निकाल दिए, जिससे बर्फ जैसा सफेद कमरा लाल रंग से भर गया। चलो, हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारी ताकत पहले से ही बहुत कम है। बस हार मान लो और मुझे दूसरे चरण में जाने दो। एडम ने ब्लेड क्लॉ बीस्ट के सामने रुकने और राक्षस का सिर लात मारने से पहले शांति से कहा। ब्लेड क्लॉ बीस्ट का सिर कमरे के सबसे दूर वाले हिस्से में उड़ गया, लेकिन एडम वहां रुकने वाला नहीं था। वोश! अपने पंजों के प्रहार से एडम ने ब्लेड क्लॉ बीस्ट के ऊपरी और निचले पंजे काट डाले, जिससे राक्षस का धड़, सिर और अंगों सहित अलग हो गया। एडम ने ब्लेड क्लॉ बीस्ट को और अधिक घायल नहीं किया, बल्कि उसने राक्षस के अंगों को कमरे के भीतर जितना संभव हो सके उतना दूर दूर तक बिखेर दिया। बाम! एक पंजा मैग्नस के ठीक सामने सुरक्षात्मक शीशे से टकराया। लड़कियां चौंक उठीं। एक पल के लिए उन्हें खतरा महसूस हुआ, लेकिन मैग्नस ने सिर्फ मुस्कुराया, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए संतुष्ट भाव से। अच्छा, मुझे नहीं पता कि उसने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी या नहीं, लेकिन उसने सही काम किया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सिल्वाना हैरान होकर मैग्नस की ओर मुड़ी, स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा में। ब्लेड क्लॉ बीस्ट के सिर को देखो, मैग्नस ने शांति से कहा। सिल्वाना ने बगल की ओर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ब्लेड क्लॉ बीस्ट का सिर एक स्थान पर था, जबकि राक्षस के अंग धीरे धीरे एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि उनमें से प्रत्येक एक अलग जीव हो। जरूर, आखिरकार वे एक इकाई बन जाएंगे, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। ब्लेड क्लॉ बीस्ट के पास इतनी कम ऊर्जा है कि वह इसे जल्दी से कर सके। इसके अलावा एडम उसे अवसर दे रहा है। मैग्नस ने एडम के पीछे देखते हुए अपना हाथ हिलाया, जो इत्मीनान से चल रहा था। वह ब्लेड क्लॉ बीस्ट को पूरी तरह से मारना नहीं चाहता था, क्योंकि इसे उसका उपचार शुरू होने से पहले ही विफल हो जाने का खतरा था। ठीक है, आपकी गति को देखते हुए मेरे पास कुछ मिनट हैं। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होगा, एडम ने गंभीर चेहरे के साथ कहा और फिर अपनी प्लेट पर ब्लेड क्लॉ बीस्ट के दिल के सामने मेज पर बैठ गया। राक्षस का हृदय बड़ा और भद्दा था, जो धीरे धीरे धड़क रहा था, लेकिन स्पष्टतः जीवित था और पुनर्योजी प्रभाव वाले रक्त से भरा हुआ था। अरे, शुरू करने से पहले मेरा सुझाव है कि आप अपना कोट उतार दें।
इसे बाद में पहन लेना, यह आपके रास्ते में बाधा बनेगा। मैग्नस ने कहा। एडम ने सिर हिलाया और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। अब शांत हो जाओ, पहले थोड़ा सा निवाला लो, निगल लो और महसूस करो कि तुम्हारे अंदर की पुनर्योजी कोशिकाएं क्या करने में सक्षम हैं। तुम निश्चित रूप से उन्हें दबाने में सक्षम होगे, लेकिन फिर एक बार में पूरे दिल तक जाओ और ऊर्जा को अपने हाथ की ओर निर्देशित करो। कल के बाद भी तुम्हारे जीन सक्रिय हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि तुम्हारी विफलता की संभावना लगभग 10% है। मैग्नस ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मुझे आपसे किसी तरह के सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में असफलता की संभावना के बारे में कौन बात करता है? एडम ने अपना सिर हिलाया। मैग्नस मुस्कुराया। सफलता के मामले में ये पहले से ही स्पष्ट है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए जो वास्तव में अंतर ला सकती है, असफलता। एडम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उसने बस अपने हाथों में चाकू उठाया और ब्लेड क्लॉ बीस्ट के दिल का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। ब्लेड क्लॉ बीस्ट बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए सबसे साधारण चाकू भी उसके दिल को घायल करने में सक्षम था, हालांकि ऐसा करने के लिए आमतौर पर कुछ अधिक तेज चाकू की आवश्यकता होती है। फिर एडम ने दिल का एक टुकड़ा कांटे पर रखा, अपना मुंह खोला और जल्दी से उसे निगल लिया। पहले तो बुरे स्वाद के अलावा एडम को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह टुकड़ा उसके पेट में पहुंचा और अम्ल में घुलने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, बाहर निकलने के लिए उत्सुक। बाम! उसी समय ब्लेड क्लॉ बीस्ट का एक पंजा फट गया, जिससे राक्षस को फिर से अपना पंजा उगाने का मौका मिला, लेकिन इसके लिए पंजा होना जरूरी नहीं था। अस्थायी रूप से ब्लेड क्लॉ बीस्ट अपने शरीर के अन्य हिस्सों को पुनर्जीवित कर सकता था, यह कोई नई बात नहीं थी, इसलिए यह पुनर्योजी राक्षस की क्षमताओं के भीतर था। हालांकि इससे पहले कि पंजा एडम के पेट में पहुंच पाता, एडम की सारी सहज प्रवृत्तियां सक्रिय हो गईं और उसे आसन खतरे के प्रति सचेत कर दिया। ऊर्जा उसकी आभा के साथ बाहर की ओर यात्रा करती हुई, उसके आसपास और अंदर की हर चीज पर दबाव डालती हुई। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसके अंदर ब्लेड क्लॉ बीस्ट के दिल का टुकड़ा कांप उठा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया जो जल्द ही इतने छोटे हो गए कि वे ऊर्जा की धाराओं में गायब हो गए। फिर मैग्नस के शब्दों को याद करते हुए एडम ने ब्लेड क्लॉ बीस्ट की ऊर्जा को अपने हाथ में लाने की कोशिश की। लंबे समय तक राक्षस की ऊर्जा मानव शरीर में नहीं रह सकती थी, लेकिन अगर एडम इसका इस्तेमाल करता तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती। जल्द ही एडम को अपने दाहिने हाथ के क्षेत्र में तीव्र जलन महसूस हुई, मानो मांस त्वचा की बड़ी हुई परत को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन पुनर्जनन शुरू होने से पहले ही यह खत्म हो गया। मैं यह महसूस कर सकता था। मेरा हाथ अभी बढ़ने के लिए तैयार था। एडम ने भारी सांस लेते हुए और थोड़ा निराश होकर कहा। चिंता मत करो, मैग्नस ने आत्मविश्वास से कहा, अब तुम्हें पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है। तुम पहले ही मेरी विधि से जाने वाले आधे से ज्यादा फैंटम को खत्म कर चुके हो। अब सबसे आसान काम बचा है अपने द्वारा खाए जाने वाले मांस की मात्रा को 10 गुना से ज्यादा बढ़ाना, साथ ही कठिनाई भी। एडम ने सिर हिलाकर नजर दूसरी ओर घुमा ली। ब्लेड क्लॉ बीस्ट के पंजे अभी भी धड़ पर निशाना साध रहे थे, अंगों को और अधिक समय की आवश्यकता होगी, लेकिन पंजे पर पंजा बहाल हो गया था। एडम को एहसास हुआ कि ब्लेड क्लॉ बीस्ट फिर से एडम को मारने की कोशिश करेगा, और उसके पास राक्षस को रोकने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि वह थकावट के कारण अपना दिल सूखना नहीं चाहता था। खैर, अब अपरिहार्य को और अधिक विलंबित करने का कोई मतलब नहीं लगता है। एडम ने राक्षस के दिल में कांटा घुसाने से पहले गहरी सांस ली और उसे मांस के एक स्वादिष्ट टुकड़े की तरह उसके सामने उठाया, हालांकि बेशक इसमें कुछ भी स्वादिष्ट नहीं था। एडम ने अपना मुंह खोला और मांस का टुकड़ा अंदर डाल दिया। फिर एक क्रंच के साथ एडम ने अपने शक्तिशाली जबड़े का इस्तेमाल करके ब्लेड क्लॉ बीस्ट के दिल को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया। मौन। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था कि ब्लेड क्लॉ बीस्ट भी परिणाम देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन जल्द ही एडम की आंखें चौड़ी हो गईं और दर्द की लहरें उसके पूरे शरीर में दौड़ गईं। सिल्वाना और नेसा ने एडम को चिंता से देखा, जबकि मैग्नस की नज़र बगल की ओर गई, ब्लेड क्लॉ बीस्ट के पंजे रहित पंजों पर। राक्षस ने उन्हें जानबूझकर नष्ट कर दिया था, एक कारण से एडम के पेट में नए पंजे उगाने के लिए, और वह सफल भी हुआ। ये देखा तो नहीं जा सकता था, लेकिन मैग्नस को पूरा यकीन था कि ब्लेड क्लॉ बीस्ट के पंजे पहले ही एडम के अंगों में घुस चुके थे। क्या वह गलत हो सकता है? हाँ, लेकिन इस बार नहीं। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि उसके मुंह से खून की धारा बह निकली और मेज को ढंकने वाले सफ़ेद मेज़पोश तक बहने लगी। मैग्नस ने भौहें सिकुड़ी और बड़ी व्यथा के साथ अपनी उंगली काट ली। चलो, मुझे निराश मत करो, तुम्हारे अंग पहले ही नष्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें फिर से बनाया जा सकता है। अरे, यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, है ना? एडम ने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया, किसी तरह दर्द को दूर करने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। उसकी पीड़ा का कारण उसके अंदर ही था। राक्षस के पंजे उसके अंगों को चीर रहे थे और एडम को इसके बारे में कुछ करना था। हालांकि अभी वह केवल उस दर्द के बारे में सोच सकता था जिसने उसके दिमाग को पूरी तरह से खा लिया था।
पर बेशक एडम ने कई बार खतरनाक राक्षसों से लड़ाई की थी और उसे गंभीर और दर्दनाक घाव मिले थे, लेकिन उसके अंगों को पहले कभी इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा था। ये समझना जरूरी था कि अगर एडम ने ब्लेड क्लॉ बीस्ट की कोशिकाओं को अब पुनर्योजी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए नहीं दबाया तो वह संभवतः मर जाएगा। यहाँ तक कि मैग्नस भी एडम को नहीं बचा सकता था अगर उसके अंदरूनी हिस्से मांस की चक्की से गुजरे हुए दिखते। सबसे बुरी बात यह थी कि न तो सिल्वाना, न ही नेसा और न ही मैग्नस एडम की मदद कर सकते थे। या तो वह अब मर जाता और मैग्नस की विधि में विफलताओं की संख्या में इजाफा कर देता, या वह राक्षस की कोशिकाओं को हराकर अपना हाथ वापस पा लेता। धप 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 एडम का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका इवोल्यूशन ट्री सक्रिय रूप से कांपने लगा। जैसे ही वह रेजोनेंस में दाखिल हुआ उसकी नसें फूल गईं, लेकिन इनमें से कोई भी इस स्थिति में उतना प्रभावी नहीं था जितना कि युद्ध में था। उसे अधिक शक्तिशाली, तेज या अपनी प्रतिक्रिया बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, उसे कुछ और चाहिए था, ये सीखने की कि ब्लेड क्लॉ बीस्ट की ऊर्जा को कैसे दबाया जाए और राक्षस की कोशिकाओं को कैसे वश में किया जाए। एडम अपने पास उपलब्ध कम समय में ये सब करने के लिए बेताब था। केवल प्रतिभा ही किसी चीज को जल्दी सीखने में मदद कर सकती है। खैर, ये बिल्कुल सच नहीं था। एडम दुनिया में सबसे तेजी से सीखने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता था, लेकिन वह एक फैंटम था और उसके पास एक पावर जीन था। एडम को स्टील नाइट को मारकर पावर जीन, क्राउन मॉन्स्टर से प्राप्त एक विशेष जीन मिला था, और इस तथ्य के अलावा कि पावर जीन ने उसके शारीरिक आंकड़ों को बढ़ाया था, इस जीन की मुख्य विशेषता ये थी कि एडम जो कुछ भी कर रहा था उसे वह तेजी से सीख रहा था। वह न केवल पियानो बजाना या तलवारबाजी जैसी छोटी छोटी चीजें सीख सकता था, बल्कि भावनाओं को नियंत्रित करने जैसी सूक्ष्म चीजें भी सीख सकता था। इसलिए अपने शरीर में विदेशी कोशिकाओं को दबाना भी उन चीजों की सूची में था जिन्हें वह सीख सकता था। कांपना, कांपना, कांपना। पावर जीन एक दर्पण गोले में दो पार की गई तलवारों के साथ एक त्रिकोणीय ढाल की तरह दिख रहा था, जो चमक रहा था, एक चांदी की चमक छोड़ रहा था जिसने एडम के पूरे आंतरिक स्थान को ढक लिया। एक क्षण के लिए एडम की नीली आंखों में एक चमक प्रतिबिंबित हुई, जिससे एक अजीब सी शांति आई और उसके मन से दर्द दूर हो गया। बेशक दर्द कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन अब एडम उस चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जो वास्तव में महत्वपूर्ण थी, ब्लेड क्लॉ बीस्ट की कोशिकाओं को दबाना। उसी क्षण एडम ने अपनी सारी आभा और ऊर्जा छोड़ दी और ऐसा लगा कि उसके शरीर से बहुत तेज गति से सफेद धाराएं निकल रही हैं। फिर उसकी इच्छा से वे विपरीत दिशा में चलने लगी, एडम के शरीर में धंसने लगी और वहां संघनित होने लगी। इतने छोटे स्थान में इतने घनत्व ने ब्लेड क्लॉ जानवर के हृदय के समस्त विकास को रोक दिया, जिससे अब अनेक तीखे पंजे निकल आए जो एडम के मांस को छेद रहे थे। अरे, मैं किनारे पर था। कभी कभी पिछली उपलब्धियां, पिछली जीतें नई उपलब्धियां अर्जित करने में मदद कर सकती हैं, है न? इस दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है। एडम ने कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि उसके शरीर में अभी भी तेज दर्द भरा हुआ था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सब कुछ पहले ही हल हो चुका था। क्रैकल, ब्लेड क्लॉ बीस्ट का दिल फट गया, साथ ही पंजे भी लाखों टुकड़ों में बिखर गए जो एडम के शरीर में गायब हो गए। राक्षस की पुनर्योजी ऊर्जा उसके अंगों से गुजरी और उन्हें तुरंत ठीक कर दिया और एडम के दाहिने हाथ तक पहुंच गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी त्वचा फट गई और पुनर्योजी ऊर्जा के मूर्त रूप के रूप में सैकड़ों लाल धागे निकलने लगे। वे जल्दी से एक साथ मिलकर एक हाथ का आकार बनाते हैं, इससे पहले कि मांस उनमें से एक धारा की तरह बहता है और कुछ भी नहीं से एक नया अंग बना देता है। हड्डियां, रक्तवाहिकाएं, तंत्रिकाएं, शिराएं, मांसपेशियां, कंडराएं, उपास्थि और त्वचा, सब कुछ ठीक वैसा ही बनाया गया जैसा होना चाहिए। एडम के शरीर ने उसके हाथ के साथ साथ उसके दिमाग को भी याद रखा था, इसलिए यह कोई प्रतिलिपि या नया हाथ नहीं था। ये वही हाथ था जिस पर अभी भी छोटे छोटे निशान थे जिन्हें एडम ने ब्लैक होल को अवशोषित करने के बाद रखने का फैसला किया था। एडम अपने हाथ की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने धीरे धीरे उसे पकड़कर खोला और ये देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है। तभी एडम के शरीर में बिजली दौड़ गई और उसके हाथ में एक चांदी की सुई प्रकट हुई। एक क्षण बाद ब्लेड क्लॉ बीस्ट के अंग सैकड़ों टुकड़ों में कट गए, उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो गई और वे धूल के अलावा कुछ नहीं रह गए जिन्हें राक्षस के सूखे खून के साथ इस कमरे से हटा दिया जाएगा। ब्लेड क्लॉ बीस्ट कुछ भी नहीं कर सका। एडम ने उसे अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर कर दिया और उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसका दिल, भी छीन लिया। एडम ने सिर हिलाया और मुड़कर सिल्वाना की ओर देखा और कुछ कहने वाला था, लेकिन धप 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 एडम का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें अजीब तरह से लाल हो गईं, रेजोनेंस के दौरान की तरह नहीं, बल्कि एक रक्तपिपासु राक्षस की तरह जिसकी प्रवृत्ति केवल एक ही चीज पर केंद्रित थी, हत्या। उसे क्या हो रहा है? सिल्वाना ने मैग्नस की ओर मुड़कर पूछा। अरे, मुझे डर था कि ब्लेड क्लॉ बीस्ट की ताकत के कारण वह इसे संभाल नहीं पाएगा, लेकिन यह मेरी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत हुआ। मैग्नस ने भारी भौहें सिकुड़ी। लानत है, सामान्य रूप से बोलो, इसका क्या मतलब है? सिल्वाना चिल्लाया। ऊर्जा बहुत अधिक है और एडम इस अवस्था में तब तक रहेगा जब तक वह समाप्त नहीं हो जाती, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस समय वह क्या करेगा।
एडम ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने दांतों को कसकर भींच लिया जो किसी जानवर के नुकीले दांतों की तरह नंगे लग रहे थे। सिल्वाना, नेसा और मैग्नस किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इस बीच एडम ने दुनिया को बहुत अलग नजरिए से देखा। जैसे जैसे उसकी सूंघने की शक्ति बढ़ती गई, गंधें उसकी ओर आ रही थीं, सब कुछ लाल रंग के घूंघट में ढका हुआ था और सिल्वाना, नेसा और मैग्नस सहित लोग लाल पृष्ठभूमि पर चलते हुए काले रंग की आकृतियां बन गए थे। जल्द ही प्रयोगशाला के अन्य भागों से आ रही गंध से और भी आकृतियां दिखाई देने लगीं। एडम की अंतर्ज्ञान और भी तीव्र हो गया, क्योंकि उसने प्रयोगशाला के इस बंद हिस्से में सबसे नजदीकी मार्ग में लगे दरवाजों के पीछे से दबाव महसूस किया। होश! एडम कमरे से बाहर भागा, सिल्वाना के पास से गुजरा और सीधे उन दरवाजों की ओर चला गया। वह केवल अपनी सहज प्रवृत्ति से प्रेरित था, तब उसका शरीर उसके मन के नियंत्रण में नहीं था। अरे चलो उसके पीछे भागते हैं, इससे पहले कि वह मेरी प्रयोगशाला को नष्ट कर दे, मैग्नस ने रिमोट दबाते हुए कहा। उसने स्टील के दरवाजों से सभी रास्ते बंद कर दिए ताकि इस क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग किया जा सके, वह क्षेत्र जहां वैज्ञानिक थे। कदम कदम कदम। कुछ सेकंड के बाद एडम तेजी से उसी गलियारे तक पहुंच गया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया और खुद को एक विशाल, अच्छी तरह से प्रकाशित कमरे में पाया जिसके ऊपर से हल्का हरा रंग निकल रहा था। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने दर्जनों विशाल पॉड देखे जिनके अंदर अजीब तरह से बच्चे थे, और किसी कारण से उनमें से अधिकतर लड़कियां थीं। उनके पॉड्स में कई ट्यूब लगे हुए थे जिनमें से घोल बह रहा था। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि वे मैग्नस के प्रयोग का हिस्सा थे। जब एडम ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वहां क्या हो रहा है, सिल्वाना, मैग्नस और नेसा कमरे में भाग गए। मैग्नस को देखकर एडम के दिमाग ने सारी बातें एक साथ जोड़ दीं। मैं समझ गया, इसलिए तुम्हारी प्रयोगशाला झुग्गी झोपड़ियों में है और मैं इन कमरों से इतना अंधेरा महसूस कर सकता हूँ। कमीने! एडम ने चिल्लाते हुए कहा। ये बच्चे झुग्गी झोपड़ियों से थे। यह एडम के लिए निजी बात थी, नैतिकता के मानकों और इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि मैग्नस हमेशा उसे एक खतरनाक आदमी की तरह लगता था। एडम ने मैग्नस पर झपट्टा मारा, उसे मारने के स्पष्ट इरादे से। शायद सामान्य अवस्था में वह इतनी जल्दी ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे अधिक हद तक नियंत्रित किया। नल! इससे पहले कि एडम मैग्नस तक पहुंच पाता, स्केलपेल की तेज धार सिल्वाना की गर्दन पर थी, इतनी करीब कि एक ही हरकत उसकी कैरोटिड धमनी को काटने के लिए पर्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। कमीने! तुमने तो अपना चेहरा तुरंत दिखा दिया, है न? एडम गुर्राया। एडम ने दांत पीसते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसे यकीन था कि बिजली से होने वाली उसकी गति की बदौलत वह समय रहते सिल्वाना को बचा पाएगा। रुको, मेरी तरफ देखना बंद करो, अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाओ, मैग्नस ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक स्पष्ट धमकी थी, इसलिए एडम ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। सिल्वाना के सिर पर एक काली पिस्तौल तान दी गई। नेसा ने उसे आत्मविश्वास से पकड़ रखा था, ये स्पष्ट करते हुए कि अगर एडम ने एक और कदम बढ़ाया तो वह गोली मार देगी। एडम ने खुद को एक से ज्यादा बार जानलेवा परिस्थितियों में पाया था, यहाँ तक कि फैंटम बनने से पहले भी कई बार। झुग्गियां सबसे सुरक्षित जगह नहीं थीं। कुछ मायनों में वह जिंदा रहने और मजबूत होने के लिए मौत से लड़ने का आदी था। लेकिन सिल्वाना पहली बार इस स्थिति में थी। एडम उसे किसी भी परिस्थिति में बचाने के लिए तैयार था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। चाहे एडम कितना भी तेज क्यों न हो, मैग्नस या नेसा निश्चित रूप से हमला करेंगे और सिल्वाना की जान ले लेंगे। एडम के पास सिल्वाना को बचाने का एक ही तरीका था, मैग्नस की बात सुनो और कोई भी अचानक हरकत मत करो। एडम को इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि मैग्नस अपनी खोपड़ी से सिल्वाना का गला काट सकता है, लेकिन नेसा का क्या? खैर, एडम इतना अनुभवी था कि नेसा के चेहरे से ही समझ गया कि वह वाकई गोली चलाएगी। अगर मैग्नस मारने के लिए तैयार था तो वह भी तैयार थी। हालांकि इस बार एडम को कुछ अजीब लगा। नेसा किसी तरह बदल गई थी, इसलिए नहीं कि वह मैग्नस की तरह व्यवहार कर रही थी, बल्कि इसलिए कि वह एक युद्ध की स्थिति में थी। ठीक है, मेरे पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है ना? एडम ने भौहें सिकुड़ी, अपने हाथ ऊपर उठाए और कुछ कदम पीछे हटकर अपने इरादे जाहिर किए। हालांकि मैग्नस और नेसा ने आराम नहीं किया। उनके खिलाफ एक क्रोधित K1 फैंटम था। उस समय एडम अपने स्तर के 5 सबसे मजबूत फैंटम में से एक हो सकता था। वे ऐसे फैंटम के ऑपरेटर को धमकी देते समय लापरवाही से काम नहीं कर सकते थे। बोलो, यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सिल्वाना की गर्दन पर एक स्केलपेल और उसके सिर पर एक बंदूक होना ही तुम दोनों को मारने के लिए मेरे लिए काफ़ी है। एडम ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी आर्टिफैक्ट विशेषता को रद्द नहीं किया। बिजली उसके शरीर और उसकी ब्लेड जैसी नुकीली पुतलियों में लगातार दौड़ रही थी। लाल रंग का पर्दा पहले ही हट चुका था। एडम धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन वह मैग्नस और नेसा को यूं ही माफ नहीं करने वाला था। उसे एक तर्क की जरूरत थी, जितना शक्तिशाली वह बना सकता था। इस बीच सिल्वाना शांत होने की कोशिश कर रही थी।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसे ठंडा पसीना आ रहा था। ऑपरेटर हमेशा किनारे पर रहते थे, अपने फैंटम की मदद करने के लिए हर संभव कोशिश करते थे, लेकिन अभी ये सिल्वाना थी जो मौत से एक कदम दूर थी और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे बदल सके। अगर मैग्नस चाहता तो वह पहले ही मर चुकी होती। सिल्वाना को यह एहसास हुआ और यह उस पर बहुत दबाव डाल रहा था। जरूर, लेकिन यह एक लंबी, बहुत लंबी कहानी होने वाली है, इसलिए तैयार हो जाओ, मैग्नस ने शांति से कहा, सिल्वाना की गर्दन पर स्केलपेल को पकड़े हुए। मैग्नस ने गहरी सांस ली। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मैग्नस ने भयंकर मुख विकृति के साथ कहा, मानो वह पाताल लोक से आया कोई राक्षस हो। पहली मुलाकात की तरह ही मैग्नस की भावनाएं अचानक बदल गईं। वह अभिनय नहीं कर रहा था, वह गुस्से में था। तुम्हें मेरी विधि से गुजरना चाहिए था, अपने हाथ को पुनर्जीवित करना चाहिए था और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए था। ये हमारी कहानी का अंत होना चाहिए था। तुम किसी और के घर में क्यों घुसते हो और यहाँ ऐसे घूमते हो जैसे ये तुम्हारा अपना घर हो? मैग्नस चिल्लाया, ऐसा लगा कि उसके बाल भी खड़े हो गए। एडम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे उम्मीद थी कि मैग्नस बहाने बनाना शुरू कर देगा, लेकिन इसके बजाय उसने उस पर हमला कर दिया। इससे एडम वाकई चौंक गया। फिर मैग्नस ने फिर से गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गया। ठीक है, अब दूर से शुरू करते हैं। मुझे एडेन हैंक के साथ तुम्हारा इतिहास पता है, मैग्नस ने गंभीरता से कहा। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वह और मैं एक ही स्तर पर हैं। मेरी तरह वह भी एक स्वतंत्र वैज्ञानिक है और उसके पास अपनी वैधशाला है और वह जो भी प्रयोग करना चाहे करने का अधिकार रखता है। मैग्नस ने अपना हाथ हिलाया। एडम ने थोड़ा सिर हिलाया। अब वह जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैग्नस एडेन हैंक के बारे में ज्यादातर लोगों से ज्यादा बता सकता था। उसने तुम्हें डेडलैंड्स में गिरा दिया, तुमने चमत्कारिक ढंग से एक राक्षस को मार डाला और नेचुरल बॉर्न फैंटम बन गए, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती, मैग्नस ने लापरवाही से कहा। फिर उसकी नज़र तेज हो गई। स्पष्टतः आप एडेन हैंक के बारे में जानकारी खोज रहे थे, लेकिन क्या आप उसके और मुक्त वैज्ञानिकों के बारे में कुछ जानते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? एडम उलझन में था। देखो, मुझे तुम्हारे और एडेन के झगड़े से कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारा मामला है, लेकिन तुम्हें ये समझना चाहिए कि स्वतंत्र वैज्ञानिक बहुत कम हैं और हम में से हर किसी का शोध का अपना क्षेत्र है, मैग्नस ने शांति से कहा। एडम के लिए ये सब समझना जरूरी था कि यहाँ क्या चल रहा था। मैग्नस ने आगे कहा, एडेन हैंक फैंटम पर शोध करते हैं, या यूं कहें कि फैंटम बनने के सभी तरीकों पर। स्पार्क का उद्भव कैसे होता है, क्यों कुछ लोगों में स्पार्क होता है और दूसरों में नहीं, स्पार्क के प्रकट होने की संभावना, आर्टिफिशियल बोन और नेचुरल बोन फैंटम के बीच अंतर, कैसे एक मारे गए राक्षस के जीन स्पार्क सक्रियण को प्रभावित करते हैं और बहुत कुछ। वैसे बहुत सी जानकारी जो पहले अनुमानित या गलत थी, अब एडेन हैंक की बदौलत विभिन्न विभागों और सेना के डेटाबेस में उपलब्ध है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्पार्क के बारे में जानने वाले वह पहले व्यक्ति हैं, नहीं, लेकिन वह ये सब वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण से कर रहे हैं, जिससे सटीक डेटा और भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने की अनुमति मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये गढ़ के व्यवस्थित विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नस की आवाज़ शांत और गहरी थी, जो एडम के दिमाग पर छा गई, क्योंकि यह अनोखी जानकारी थी जो उसे केवल मैग्नस से ही मिल सकती थी। अच्छा, एडेन के बारे में इतना ही काफ़ी है। मैं उसका या खुद का बचाव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक भयानक और अच्छे दोनों काम करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, हर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक का अपना क्षेत्र होता है, और मेरे मामले में ये राक्षस और मनुष्य हैं, एडेन ने गंभीरता से कहा। उस पल उसने और नेसा ने एक दूसरे की तरफ देखा। एडम ने भौहें सिकुड़ी। क्या आपके अनुसार एडेन हैंक भी यही कर रहा है? राक्षस और मनुष्य, यहाँ और क्या है जिसे खोजा जा सके? एडम ने अपना हाथ हिलाया, ये सोचकर कि मैग्नस उसे बेवकूफ़ बना रहा है। वास्तव में नहीं, या यूं कहें कि आप पूरी तरह से गलत हैं, मैग्नस ने धमकी भरे अंदाज में कहा। मैं सरल शब्दों में समझाता हूं, एडेन स्पार्क और फैंटम पक्ष पर, ऊर्जा पक्ष पर विश्वों और राक्षसों पर शोध करता है, लेकिन मेरा डोमेन पूरी तरह से अलग है। मैग्नस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर एडेन की ऊर्जा है तो मेरी जीव विज्ञान, कोशिकाएं और जीन हैं। हाँ, हम दोनों मनुष्यों और राक्षसों पर शोध करते हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग अलग लक्ष्यों और तरीकों के साथ। हमारे शोध में बहुत कम या कोई ओवरलैप नहीं है। इसीलिए तुम अपने हाथ को ठीक करने के लिए मेरे पास आए हो, क्योंकि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो गढ़ में ऐसा कर सकता हूं। मैग्नस की आंखें सिकुड़ गईं, फिर उसने पॉड्स की ओर इशारा किया। एडम, वे सभी वास्तव में झुगी झोपड़ियों से हैं, वे सभी मेरे प्रयोग का हिस्सा हैं, मैग्नस ने राजसी ढंग से कहा। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसके अंदर क्रोध की ज्वाला फिर से भड़कने लगी। हालांकि उनमें से कुछ अपनी मर्जी से यहाँ हैं और दूसरे हिस्से के पास कोई विकल्प नहीं था। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा।
अभी मैं तुम्हें कुछ और समझाना चाहता हूँ। मैग्नस की आंखें आगे बढ़ने के साथ और गहरी हो गईं। इसका एक कारण है कि वे सभी या तो बच्चे हैं या किशोर, और उनमें से ज़्यादातर लड़कियां हैं। एक बात के लिए, तुम बस इस कमरे में थे, यहाँ दूसरे भी हैं जहाँ एक अलग आयु वर्ग है। हालांकि मैं इसे नहीं छिपाऊंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण कमरा है, और अच्छे कारण से। मैग्नस ने अपने चेहरे को छुआ, अपनी उंगलियों के बीच से फली को देखा। एडम ने बड़े गुस्से से अपने दांत पीस लिए। शायद मैं ये समझने से कोसों दूर हूं कि आप या एडन हैंग जैसे वैज्ञानिक क्या करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ विशेष रूप से बच्चों और विशेष रूप से लड़कियों को रखने का कोई महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। आप बस एक बीमार कमीने हैं। मैग्नस ने सिर हिलाया। शायद मैं हूँ। कभी कभी मैं पागलों की तरह व्यवहार कर सकता हूँ, लेकिन मैं खलनायक नहीं हूँ। हालांकि मेरा मानना है कि खलनायक नायकों की तरह नहीं होते, ये सब सापेक्ष है। मैग्नस ने एडम को घूरते हुए सिर हिलाया। तुमने अभी अभी राक्षसी ऊर्जा से अपना हाथ ठीक किया है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मनुष्य के लिए राक्षसी जीन का उपयोग करके शक्तिशाली बनना संभव है? मैग्नस ने अपनी हथेली आगे बढ़ाते हुए पूछा। एडम हैरान था। एक राक्षस और एक इंसान, किसी तरह का संकर? बिल्कुल नहीं, मैं मुश्किल से बच पाया, हालांकि मुझे बस अपने हाथ को ठीक करने की जरूरत थी। यह असंभव है, एडम ने आत्मविश्वास से कहा। खैर, अंदर ही अंदर वह उम्मीद कर रहा था कि मैग्नस उसे गलत साबित कर देगा, क्योंकि तब ये समझाने में कुछ मदद मिलेगी कि यहाँ क्या हो रहा था। हाँ, तुम सही हो, यह असंभव है। मैग्नस ने एडम की आखिरी उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए कहा। राक्षसों की कोशिकाएं इतनी मजबूत हैं कि मनुष्य उनका सामना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि प्रेतों के लिए भी यह मुश्किल है, केवल अस्थायी रूप से या पुनर्जनन को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि तुमने पहले किया था। एडम कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैग्नस ने अपनी निगाह से उसे रोक दिया। फिर वह नेसा की ओर मुड़ा। उसे दिखाओ, उसे ये देखना चाहिए। नेसा ने सिर हिलाया, बंदूक एक तरफ फेंक दी और कुछ कदम आगे बढ़ गई। वह हमेशा की तरह औपचारिक कपड़े पहने हुए थी, लेकिन उसकी जैकेट के नीचे हमेशा कपड़े का एक टुकड़ा बाहर निकला रहता था, जैसे कि एक चौड़ा रिबन हो जिसे खींचा जा सकता हो। फुफकारो, नेसा ने अचानक हरकत करते हुए ऐसा किया जिससे पता चला कि उसने इस पूरे समय एक बहुत ही असामान्य पोशाक पहनी हुई थी। बेशक यह एक ऑफिस सूट जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये गढ़ के सबसे अच्छे दर्जी में से एक कैज़िमिर द्वारा कस्टम मेड था। नेसा के कपड़े चौड़े रिबन में बंध गए जो उसके चारों ओर घूमते हुए काले पट्टियों की तरह थे। घने लचीले काले कपड़े ने उसकी छाती, कोहनी और कलाई के साथ साथ उसके घुटनों और पैरों के अकीलीज टेंडन को भी ढक रखा था। कपड़ा उसकी कमर से लेकर कूल्हों तक फैला हुआ था, युद्ध स्कर्ट की तरह, जो उसके शरीर के चारों ओर कसकर फिट हो रहा था। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन नेसा के रूप को देखकर नहीं, बल्कि उसकी मांसपेशियों को देखकर। वे एकदम परिपूर्ण थीं, मानो किसी दिव्य मूर्तिकार द्वारा उन्हें एकमात्र उद्देश्य से तराशा गया हो, एक अद्वितीय कृति बनाने के लिए। नेसा की मांसपेशियां बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन वे आकार में एडम से भी बेहतर थीं। यह एक ऐसी पूर्णता थी जिसने एडम के जीन को ईर्ष्यालु बना दिया और उसके अंदर एक अजीब प्रेरणा और इच्छा जगा दी। फिर नेसा ने अपनी पीठ मोड़ ली और कुछ बार घूमी ताकि एडम को उसके शरीर पर मौजूद निशानों पर ध्यान आ जाए, जिनमें से अधिकांश निशान उसकी पीठ पर थे, लेकिन उसके पेट के क्षेत्र में भी कुछ भयानक निशान थे। एडम, अभी तुम्हारे सामने करोड़ों में से केवल एक ही संपूर्ण मानव खड़ा है। नेसा एकमात्र संकर है। मैग्नस के शब्द बिजली की तरह एडम के दिमाग में चुभ गए, जिससे उसकी आवाज चली गई। नल, मैग्नस ने सिल्वाना के कंधे पर हाथ रखा, अचानक स्केलपेल हटा दिया और उसे आगे की ओर धकेल दिया। सिल्वाना थोड़ी उलझन में थी, लेकिन वह जल्दी से आगे भाग गई, एडम की पीठ के पीछे हो गई। हालांकि सिल्वाना आखिरकार आज़ाद हो गई थी, एडम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे उसकी उदासीनता के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, क्योंकि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह नेसा से अपनी नज़रें नहीं हटा पाया। ऐसा नहीं था कि वह एक युवा लड़का था और वह एक युवा सुंदर लड़की थी। नहीं, एडम को कोई वासना महसूस नहीं हुई, और प्यार का सवाल ही नहीं उठता था। उसकी सहज प्रवृत्ति सक्रिय थी, उसके जीन आग की लपटों की तरह भड़क रहे थे, और अंदर ही अंदर उस परिपूर्ण शरीर को देखने की भूख और इच्छा थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने मृत भूमि में कई बार लड़ाई लड़ी थी और जो मृत्यु के कगार पर था। एडम ने देखा कि यह एक शरीर नहीं था, बल्कि राक्षसों की तरह लड़ने के लिए डिजाइन किया गया एक सच्चा हथियार था। वास्तव में नेसा का शरीर मानवीय सीमाओं और क्षमताओं की पराकाष्ठा पर था। खैर, मांसपेशियों, टेंडन, लिगामेंट्स इत्यादि के बुनियादी सेट की सीमाओं के साथ साथ मानवीय सीमाओं के भीतर आकार को देखते हुए। क्या हो रहा है? सिल्वाना ने हैरानी से कहा और मैग्नस की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई जवाब मिलेगा। मैग्नस मुस्कुराया। अच्छा नेसा, ऐसा लगता है कि तुम्हें एक प्रशंसक मिल गया है। नेसा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। पंखा? इसका क्या मतलब है? मुझे पंखे की जरूरत नहीं है। नेसा ने हाथ हिलाया। एडम, मैग्नस चिल्लाया और अंततः एडम को उसकी अंतर्दृष्टि से बाहर निकाला।
वह क्या था? एडम ने उलझन में चारों ओर देखते हुए कहा। मैग्नस ने आह भरी। मुझे नहीं पता, आप ही एकमात्र ऐसे प्रेत हैं जिन्होंने नेसा को इस रूप में देखा है। ये दिलचस्प है, उसका आकार आपको इतना अभिभूत कर गया कि आपकी सहज प्रवृत्ति ने आपको विस्मय से उसे घूरने पर मजबूर कर दिया, मानो वह कोई दिव्य उपस्थिति हो। मैग्नस ने गंभीरता से कहा, अपनी ठुड्डी को सोच समझकर रगड़ते हुए। तभी उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभर आई। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस मजबूरी भरे फैसले का इतना असर हो सकता है। हे, अगर आपके जीन उसमें संभावना देखते हैं तो निश्चित रूप से हम अभी अंत तक नहीं पहुंचे हैं। यह अच्छी बात है। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। एडम ने कभी कभी नेसा के शरीर पर नजर डाली, वह खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि अगर वह अपनी आंखें बंद भी कर ले तो वह सहज रूप से उन्हें खोलकर उसकी बेहतर मांसपेशियों को फिर से देख लेगा। नेसा को अजीब लगा, एडम उसे अपनी निगाहों से खा रहा था, लेकिन एक पुरुष की तरह नहीं, क्योंकि उसे उसकी छाती और नितंबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नेसा को यह भी बुरा लगा कि वह केवल उसकी मांसपेशियों की प्रशंसा कर रहा था। जो भी हो, एडम ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और होश में आया। नेसा हाइब्रिड है न? आगे क्या है? इसका क्या मतलब है? ये कैसे हुआ? और यह कैसे बताता है कि इन पॉड्स में बच्चे क्यों हैं, ज्यादातर लड़कियां? एडम को एहसास हुआ कि पिछले कुछ मिनटों में स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। वह अब मैग्नस पर हमला नहीं करने वाला था, ठीक वैसे ही जैसे मैग्नस अब सिल्वाना को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। हालांकि यह मैग्नस के स्पष्टीकरण की केवल शुरुआत थी। नेसा की उपस्थिति एडम का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था और मैग्नस अगले कार्य के लिए तैयार था। ठीक है, सबसे पहले मेरी तरफ से पूरी कहानी समझने के लिए आपको कुछ देखना होगा। मैग्नस ने अपने कोट की जेब में हाथ डालने और एक सफ़ेद कार्ड निकालने से पहले कहा, जो कंपनी के कर्मचारी के बैज जैसा दिख रहा था। फिर एक तेज गति से उसने कार्ड एडम की ओर फेंका, जो उसकी उंगलियों के बीच फंस गया। एडम ने गंभीर भाव से कार्ड को देखा। अजीब बात यह थी कि कार्ड पर नेसा की तस्वीर थी और उसका संक्षिप्त विवरण था, जैसा कि मिरेकल ऑब्जर्वेटरी का कोई भी कर्मचारी करता। हालांकि बाद में एडम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का पता चला। रुको, बिल्कुल नहीं, एडम ने नेसा की ओर देखते हुए कहा। क्या आपका नाम नेसा ज़ैफिर है? फिर एडम ने अपनी नज़र मैग्नस पर घुमाई, जिसका अंतिम नाम भी वही था। सिल्वाना की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि मैग्नस और नेसा के बीच क्या रिश्ता था। आप पिता और बेटी हैं? सिल्वाना ने अनिश्चितता से पूछा। हालांकि यह उसके लिए बहुत अजीब लग रहा था। मैग्नस कम से कम एक बार शादी कर चुका था, इसलिए तकनीकी रूप से यह संभव था। मैग्नस ने अपना सिर हिलाया। नहीं, सच में नहीं। मैं शादीशुदा हूं और मेरे कई प्रेमी हैं, लेकिन मेरी कोई जैविक संतान नहीं है, एक भी नहीं। नेसा मेरी गोद ली हुई बेटी है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। मैग्नस की आंखें गहरी हो गईं। नेसा ने उदास भाव से अपना सिर नीचे कर लिया। ये स्पष्ट था कि अपनी वर्तमान भव्य स्थिति के बावजूद, सीधे शब्दों में कहें तो उसका बचपन बहुत मुश्किलों भरा रहा था। ये 9 साल पहले हुआ था। ये केवल कुछ शब्द थे, लेकिन यह उनके दिमाग को मैग्नस के दृष्टिकोण से आने वाली एक काल्पनिक कहानी में ले जाने के लिए पर्याप्त था। कदम 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 20 साल की उम्र का एक आदमी झुग्गियों में धीरे धीरे चल रहा था। वह किसी रईस की तरह कपड़े नहीं पहने था, केवल धूल से सना हुआ एक लंबा लाल कोट उसके शरीर को छुपा रहा था। हालांकि उस आदमी से एक अलग प्रभाव आ रहा था। अरे, मेरे साथ क्या गलत है? मैग्नस ने भौहें सिकुड़ते हुए अपने होंठ काटते हुए कहा। सब कुछ ठीक लग रहा है। आखिरकार मुझे पुनर्योजी राक्षसों के साथ पहली सफलता मिली, मेरी अपनी वैधशाला है और स्वतंत्र वैज्ञानिक का दर्जा मिला है, लेकिन मेरे पास ये सब सही ठहराने के लिए क्या है? मैग्नस आगे बढ़ा, घबराहट में अपने नाखून चबा रहा था। एक शोधकर्ता के रूप में उसकी सफलता अविश्वसनीय थी, लेकिन उसे लगा कि उसे किसी तरह के तुरुप के पत्ते, कुछ अनोखा, कुछ अविश्वसनीय प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। प्रारंभ में मैग्नस ने सोचा था कि यह परियोजना उसके पुनर्जनन पद्धति के साथ साथ कुछ अन्य प्रयोगों का भी काम करेगी, लेकिन उसे वह संतुष्टि नहीं मिली जो वह चाहता था। शायद मुझे वहां जाना चाहिए और मृत भूमि पर एक नज़र डालनी चाहिए। राक्षस प्रेरणादायक हो सकते हैं। मैग्नस ने 10 मीटर आगे ऊंचे टॉवर को देखते हुए सोचा। मैग्नस ने अगला कदम उठाया और कांपना 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 जमीन जोर से हिली। मैग्नस ने अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन भूकंप तेजी से शक्तिशाली हो रहा था और जल्द ही वह जमीन पर गिर गया। साथ ही क्षेत्र में कई खड़ी इमारतें भी गिर गईं। उनमें से एक टावर भी था जिसे मैग्नस देख रहा था। जैसे ही लोहे की बीमें गिरी, धातु की गड़गड़ाहट के साथ एक भयानक चीख भी गूंजी, जो खून के विस्फोट में शांत हो गई। मैग्नस को ये तो नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन उसकी नज़र खून की कुछ बूंदों पर पड़ी। झुगी झोपड़ियों से कुछ नीच लोगों को ठीक कर दो। मैग्नस ने भौहें उठाईं, ये सोचते हुए कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अगर वे अभी भी ठीक हो सकते हैं तो वे उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा इससे मैं सरकार के लिए एक रिपोर्ट भर सकता हूँ।
तस्क, वे अभी भी मेरे पीछे नहीं पड़ सकते। मैग्नस ने अपना हाथ हिलाया और मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए गिरे हुए टावर के केंद्र की ओर बढ़ गया। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, भूकंप के दौरान टावर पर लोग, या यूं कहें कि बच्चे, मौजूद थे। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए यह एक लोकप्रिय गतिविधि थी, क्योंकि हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि दीवारों के पीछे क्या है। हालांकि ऐसे टावर अस्थिर, पुराने और जंग लगे होते थे, इसलिए आमतौर पर केवल सबसे बहादुर लोग ही उन पर चढ़ते थे। मैग्नस ने ठंडी आंखों से कई लाशों पर नजर डाली। लोहे की बीमों ने बच्चों के शरीर को कई जगहों पर छेद दिया था, जिससे वे गिरते ही तुरंत मर गए। मैं और चाहता था, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी, है ना? इस तरह से और इतनी ऊंचाई से गिरने पर बच पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अरे, ये जगह दिन के उजाले में भी खतरनाक है। हे, यहाँ अपनी प्रयोगशाला बनाने का फैसला बहुत बढ़िया था। मैग्नस ने बुरी तरह से ठहाका लगाया। क्रैकल, एक धातु की चादर खिसकी, जो खटखट के साथ गिरी और एक लड़की को दिखाया जिसके छोटे बाल, काली आंखें और पीली त्वचा थी। वह पतली थी, स्पष्ट रूप से भूखी थी, लेकिन अब ये कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि उसके शरीर से धातु के टुकड़े बाहर निकल रहे थे, जिनमें से प्रत्येक उसके आकार का था। मैग्नस ने अपनी भौं उठाए और जैसे ही वह लड़की के पास पहुंचा, उसकी निगाहों में थोड़ी जिज्ञासा दिख रही थी। लड़की ने उसे देखा भी नहीं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। वह किसी भी क्षण बेहोश होने को तैयार थी क्योंकि उसकी ताकत खत्म हो रही थी। मैग्नस ने उसकी मदद करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि पहले उसे यह तय करना था कि क्या ये समझ में आता है। वह उसके चारों ओर से घूमा, यह आकलन किया कि घाव कितने गंभीर थे, और थोड़े अफसोस के साथ आह भरी। मुझे खेद है, लेकिन यह एक निराशाजनक मामला है। भले ही आप उस बिंदु तक जीवित रहें जहां मैं आपको प्रयोगशाला में लाता हूं, आपके शरीर में उपचार का सामना करने के लिए संसाधन नहीं हैं। आप या तो थकावट या दिल की विफलता से मर जाएंगे, इसलिए चलो एक दूसरे का समय बर्बाद न करें और अलग हो जाएं। मैग्नस ने कंधे उचकाए और बाहर निकल गया। उसे सब कुछ तार्किक और व्यवहारिक लग रहा था। लड़की को बचाने की संभावना बहुत कम थी। वह इस बात को गढ़ के अधिकांश डॉक्टरों से बेहतर समझता था। मो, लड़की अपनी आखिरी ताकत से बुदबुदाए। अरे, मेरा नाम मैग्नस है, मोग्नस नहीं। मैग्नस ने चिढ़कर अपना हाथ हिलाया और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैग्नस ने अपना सिर झुकाया और लड़की के हाथ में खिलौने को देखा। यह एक टूटा हुआ राक्षस खिलौना था जिसका एक पंजा नहीं था, गंदा और धूल भरा हुआ था। आह, मैं समझ गया। राक्षस। मैग्नस ने अपनी मुट्ठी अपनी हथेली पर पटकी जैसे उसने रहस्य सुलझा लिया हो। फिर वह रुक गया, उसका चेहरा ऐसा जम गया मानो दुनिया ठहर गई हो। मैग्नस के दिमाग में अनेक कारक और विवरण घूम रहे थे, उसकी प्रयोगशाला, प्रयोग, पुनर्योजी राक्षसों से लेकर लड़की के घाव और उसके हाथ में खिलौने तक। उसी क्षण मैग्नस के मुंह के कोने ऊपर की ओर उठे, जिससे एक डरावनी मुस्कान बनी, जिससे लड़की शायद डर जाती अगर उसने कुछ देखा होता। तो तुम्हें राक्षस पसंद हैं? मैग्नस ने लड़की को जमीन से उठाते हुए कहा, उसके शरीर से धातु के टुकड़े निकाले बिना। वह नहीं चाहता था कि खून बहना और बढ़ जाए। अच्छा, तो फिर तुम्हें उनमें से एक बनने का विचार कैसा लगा? चाहे तुम जीवित रहो या नहीं, ये तुम्हारा मनुष्य के रूप में आखिरी दिन है। मैग्नस की आंखें सिकुड़ गईं और वह पूरी ताकत से वैधशाला की ओर भागा। कदम कदम कदम। मैग्नस खून से लथपथ नेसा को अपनी बाहों में थामे हुए तेजी से भागा। बेशक वह उसे देखने में समय बर्बाद नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसके शब्दों के बाद उसके दिमाग में कोई पागलपन भरा विचार नहीं आया होता, तो वह इतनी जल्दी में नहीं होता। वास्तव में, हालांकि मैग्नस को घायल जुगीवासी का इलाज करने से कुछ लाभ मिल सकता था, लेकिन इससे वह अपनी गति नहीं बढ़ा पाता। वह एक व्यवहारिक कमीना था और इसीलिए वह आज जहां था, वहां था। हालांकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था और उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान उभर रही थी। जल्द ही उसके पैरों में दर्द होने लगा। मैग्नस ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि उसका आराम ही सब कुछ से ऊपर है। किसी झुग्गी झोपड़ी की लड़की की जिंदगी उसके परिश्रम के लायक नहीं थी। हाँ, मैग्नस का स्वार्थ और हृदयहीनता आश्चर्यजनक थी। हालांकि इस दुनिया में मैग्नस के आराम से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ था, उसके विचार। यदि उनके मन में कोई विचार था जिसे वे योग्य समझते थे, तो उनकी भलाई और अन्य कोई भी चीज़ जो थोड़ी भी महत्वपूर्ण थी, पीछे छूट जाती थी। शायद इतनी कम उम्र में एक स्वतंत्र वैज्ञानिक बनने के लिए किसी को इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। एक विचार, एक उत्कृष्ट कृति बनाने की इच्छा, कुछ अनोखा और बेजोड़। इसके लिए मैग्नस मरने और लाखों लोगों को मारने के लिए भी तैयार था। हा, मरने की हिम्मत मत करना बच्चे, तुम मेरी उत्कृष्ट कृति बनोगे। इस अवसर को मुझसे छीनने की हिम्मत मत करना, मैग्नस ने प्रयोगशाला की ओर दौड़ते हुए कहा। हालांकि पहले तो उसके पास नेसा को ठीक करने के लिए केवल एक प्रारंभिक कार्य योजना ही थी, लेकिन अब उसे अपने कार्यों पर पूरा भरोसा था। क्रैकल। जैसे ही सेंसरों ने मैग्नस को पहचाना, उसके सामने सभी दरवाजे तुरंत खुल गए। हालांकि ऐसा करने के लिए अन्य वैज्ञानिकों की जांच करनी पड़ी।
निचली मंजिल पर उतरते हुए मैग्नस तेजी से प्रयोगशाला के अपने निजी भाग में चला गया, जहां अन्य लोगों के लिए प्रवेश वर्जित था। मिस्टर मैग्नस, इस लड़की को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता है। आपको इसे हमारे सेक्टर में ले जाना चाहिए, जहां हम बीमारों का इलाज करते हैं। सफ़ेद कोट पहने, उम्र बढ़ने के साथ सफ़ेद बाल और छोटी दाढ़ी वाले एक आदमी ने कहा, जो उस गलियारे में खड़ा था जिसके पास से मैग्नस भागकर गुजरा। मैग्नस अचानक रुक गया और उस आदमी की तरफ देखने लगा। वह आदमी मिरेकल ऑब्जर्वेटरी के सम्मानित शोधकर्ताओं में से एक था, जिसके पास अनुभव और ज्ञान का खजाना था। जल्दी करो, अगर उसका दिल अभी भी धड़क रहा है तो हम उसे बचा सकते हैं। घाव गंभीर हैं, लेकिन लगता है कि हमारे पास अभी भी एक मौका है। आदमी ने लड़की को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्रैकल, बिना किसी हिचकिचाहट के मैग्नस का पैर उस आदमी के पेट में घुस गया, जिससे वह एक तरफ गिर गया। आदमी की पीठ दीवार से टकरा गई और वह स्पष्ट रूप से भ्रमित हो गया। सबसे पहले, ये तुम्हारा क्षेत्र या विभाग या कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ मेरा है। यह ज़मीन, सारे उपकरण, कर्मचारी, तुम और वह लड़की। तुम सब मेरे हो और केवल मैं ही तय करता हूँ कि क्या करना है और कैसे करना है। मैग्नस ने अपना हाथ हिलाया। अगर मैं उसे बचाना चाहता तो मैं सामान्य डॉक्टरों को बुलाता। निकल जा मेरी प्रयोगशाला से, तू घटिया किस्म का जानवर है। इससे पहले कि वह आदमी समझ पाता कि क्या हो रहा है, मैग्नस ने अपने दांत पीस लिए और भाग गया। वह एक सेकंड भी नहीं गंवाना चाहता था। कई कमरों में से एक में प्रवेश करने पर मैग्नस ने तुरंत नेसा को ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया और एक स्केलपेल और अन्य उपकरण उठा लिए। अपनी आक्रामकता और अहंकार के बावजूद मैग्नस के कौशल उसे और भी अधिक गर्व से पेश आने में सक्षम बनाते थे। कुछ ही पलों में नेसा की पीठ से सारे धातु के टुकड़े हटा दिए गए। बेशक मैग्नस को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसे चोट लगी है या नहीं, क्योंकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह मर रही थी। ठीक है, देखते हैं कि यह वास्तव में कितना बुरा है। आमतौर पर मैं इसे अधिक तकनीकी तरीके से करता, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, आप जानते हैं। मैग्नस ने नेसा को उसकी पीठ पर पलटने और अपने हाथ से उसके पेट पर वार करने से पहले कहा। कुछ और सटीक कट लगाने के बाद मैग्नस को पूरी तस्वीर पता चल गई। कई महत्वपूर्ण अंग, जैसे कि किडनी और लीवर, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। वे लगभग खून से लथपथ हो गए थे। मैग्नस ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम प्रेत होते तो मैं तुम्हें मेरी नई विधि आजमाने का सुझाव देता। हालांकि अगर मैं तुम्हें पुनर्योजी राक्षस का एक टुकड़ा देता हूं, तो उनमें से सबसे कमजोर भी तुम्हें मार देगा और खा जाएगा। तुम्हारे पास सफलता पाने के लिए कोई मौका नहीं है। मैग्नस ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा। तभी उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान उभर आई। हालांकि अगर मेरे पास दूसरा विचार न होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता। तुम्हारे पास कोई ऊर्जा नहीं है, आखिरकार तुम एक साधारण इंसान हो, लेकिन राक्षस सबसे पहले शारीरिक या जैविक स्तर पर मनुष्यों से भिन्न होते हैं, उसके बाद ही ऊर्जा की भूमिका आती है। मैग्नस ने आगे कहा, पंजे, सख्त त्वचा, नुकीले दांत, शरीर के अतिरिक्त अंग और अंग, इन सभी चीजों में ऊर्जा होती है, लेकिन वे इसके कारण नहीं बने हैं। मैं आपको राक्षस ऊर्जा से नहीं बदल सकता, आप बस मर जाएंगे, लेकिन मैं आपको जैविक रूप से बदल सकता हूं। जब आपने राक्षस कहा तो मैं यही सोच रहा था। मैग्नस ने ऐसे कहा जैसे वह नेसा से बात कर रहा हो। हालांकि वह मुश्किल से कुछ सुन पा रही थी और मुश्किल से कुछ देख पा रही थी। ज्यादा रक्तस्राव के कारण उसे अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगा। यद्यपि रक्तस्राव रोकने से कुछ हल नहीं होगा, उसके घाव बहुत गंभीर थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेसा का शरीर इस समय बहुत कमजोर था। अगर कोई उसे सामान्य तरीके से ठीक करने की कोशिश करता तो भी सबसे अच्छे उपकरणों के साथ भी उसका शरीर उसे झेल नहीं पाता। ठीक है, तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, मैग्नस ने अपने सिर के पीछे रगड़ते हुए कहा। फिर मैग्नस ने अपना हाथ हिलाया और एक सफ़ेद डिब्बे की ओर चला गया, जिसके अंदर खून से भरी कई सिरिंजें थीं, लेकिन वह मानव रक्त नहीं बल्कि राक्षस का रक्त था। मैग्नस ने एक सिरिंज ली। पहले ये खून क्राउन टाइप राक्षस का था। राक्षस के मांस में कोई ऊर्जा नहीं बची थी, विशेष रूप से कुछ दिनों के बाद केवल भौतिक कोशिकाएं बची थीं जो मानव शरीर में रूपांतरित होने लगती यदि इसका अधिक सेवन किया जाता, जैसा कि रेड फीस्ट में काई की बहन के साथ हुआ था। लेकिन खून का क्या? यह ऊर्जा से भरा होता है, लेकिन जब खून किसी सिरिंज में लंबे समय तक रहने के बजाय एक जीवित राक्षस के अंदर बह रहा होता है। खैर, यही तो मुख्य बात थी। सिरिंज में खून अधिकतम संपीड़ित था, जिसमें लगभग ऐसी कोशिकाएं थीं जो तरल पदार्थ के बजाय ऊर्जा से भरी हुई थीं। यह एक परमाणु बम की तरह था। प्रत्येक कोशिका एक छोटा परमाणु बम था जिसका केंद्र बहुत पहले ही अपनी ऊर्जा खो चुका था, लेकिन भौतिक पदार्थ बना रहा और उसका किसी काम में उपयोग किया जा सकता था। क्या होगा यदि आप इन बमों को ऐसी प्रणाली में डाल दें जो इन्हें बिजली से वंचित होने पर भी प्रयोग कर सके? परमाणु विस्फोट जैसे शक्तिशाली विस्फोट के लिए नहीं, बल्कि किसी सरल कार्य के लिए, जैसे बैटरी या किसी चीज को चालू रखना, क्योंकि सामग्री अभी भी वहां थी। यह अब अपने मूल उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं थी। हाँ, ये वही बात थी जो मैग्नस को अब पता चलने वाली थी।
या तो नेसा का शरीर राक्षस के गाढ़े रक्त, उसकी थकी हुई कोशिकाओं का उपयोग करने का कोई रास्ता खोज लेगा, या फिर वह उन लाखों लोगों की तरह मर जाएगी जिन्होंने कभी राक्षस का खून पीने की कोशिश की थी। उनके शरीर बस टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन क्राउन टाइप इस स्थिति के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मैग्नस ने नेसा के पास जाकर कहा, आमतौर पर मुझे तुम्हारी नस में एक सिरिंज डालनी पड़ती या तुम्हें इसे पीने देना पड़ता, लेकिन तुम कुछ भी निगलने की हालत में नहीं हो और हमारे पास समय नहीं है। एक और कठोर तरीका है। मैग्नस का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया जब उसने सिरिंज को सीधे नेसा के पेट में डाला और राक्षस के खून को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। चिपचिपे लाल तरल के बीच बहते हुए अरबों लाल गोले भोजन को पचाने के लिए बनाए गए अम्ल से टकराए। प्रत्येक गोले के अंदर एक अंधकार में बेजान कोर था जो बहुत पहले ही अपनी सारी शक्ति खो चुका था, लेकिन अभी भी एक गुणवत्तायुक्त पदार्थ था जिसका उपयोग करना आना चाहिए था। गोले का बाहरी आवरण फट गया, जिससे कोर मांस में गायब हो गए, सचमुच शरीर का हिस्सा बन गए। हालांकि हमेशा इसका एक ही नतीजा निकला, अपरिहार्य मृत्यु, क्योंकि एक राक्षस का बहाया हुआ खून भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक था। हालांकि यहाँ तक कि प्रेत भी राक्षसों की ऊर्जा को अपने अंदर रखने या किसी भी तरह से उनके रक्त या मांस के साथ बातचीत करने में सक्षम नहीं थे। साधारण मनुष्यों और फैंटम के बीच एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह था कि फैंटम विदेशी ऊर्जा से छुटकारा पा सकते थे या यहाँ तक कि किसी उद्देश्य के लिए इसे दबा भी सकते थे, जैसा कि पुनर्योजी राक्षसों के मामले में होता है। कोशिकाएं नेसा के पूरे शरीर में फैल गईं, जबकि मैग्नस परिणाम की आशा में उसे गौर से देख रहा था। नेसा के मुंह से खून की धार बह निकली, उसके चेहरे पर एक दर्दनाक भाव उभर आया और उसके कई अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उनके टुकड़े मैग्नस की आंखों के सामने ही फट गए। मैग्नस ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। उसे एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है, जो हमेशा होता आया है वह हो चुका है। मानव शरीर रक्त के माध्यम से, पूर्व ऊर्जा वाहक के माध्यम से आने वाले राक्षसी जीन का सामना नहीं कर सकता। मैं क्यों घबरा रहा हूं? क्या मुझे नहीं पता था कि संभावनाएं न केवल बहुत कम थीं, बल्कि वे अस्तित्वहीन थीं? मैग्नस ने सोचा, क्योंकि वह वास्तव में अजीब व्यवहार कर रहा था। कोई भी वैज्ञानिक नहीं, कोई भी सैन्य या विभागीय कर्मचारी नहीं जानता था कि यह विफलता के लिए अभिशप्त था। कई लोगों ने विभिन्न तरीकों से प्रेत बनने की कोशिश की थी और राक्षस का खून पीना उनमें से एक था। कोई भी सफल नहीं हुआ था, इसलिए हर कोई परिणाम जानता था, खासकर मैग्नस। तो फिर क्यों? मैग्नस को क्यों लगा कि यह पागलपन भरा विचार इस बार काम करेगा? उसे इस पर यकीन क्यों हुआ? खैर, इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नेसा में छिपा था, लेकिन मैग्नस को भी यह समझ में नहीं आया कि उसने वास्तव में क्या किया और उसे क्यों यकीन था कि वही ऐसी स्थिति में सबसे पहले बचने वाली थी। चलो, अगर तुम एक साधारण लड़की होती तो मैं तुम पर ध्यान नहीं देता। केवल कुछ अनोखी चीजें ही मेरी नज़र के लायक होती हैं, मैग्नस ने कहा और नेसा के पास जाकर उसके सिर को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे वह उसकी ओर देखने को मजबूर हो गई। इस समय नेसा का शरीर उन कोशिकाओं के साथ काम करने का तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था जो नेसा के मांस को चीर रही थीं। उसका शरीर एडम की तरह ब्लेडक्लॉ बीस्ट की ऊर्जा के साथ काम करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि एक ही तंत्र के अलग अलग हिस्से बनने की कोशिश कर रहा था। बेशक मानव शरीर बेहद जटिल था, उसके अंदर कई प्रक्रियाएं थीं, लेकिन वे सभी किसकी आज्ञा का पालन करती थीं? प्रसिद्ध प्लेसिबो प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार था? दिमाग, मस्तिष्क कई काम करने में सक्षम था, लेकिन मस्तिष्क बुद्धि से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। मस्तिष्क बहुत सारी गलतियां करता है, कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन केवल मस्तिष्क ही मानव शरीर से असली चमत्कार करवा सकता है। उसे एक उत्तेजना की आवश्यकता थी और विचित्र रूप से मृत्यु का खतरा मस्तिष्क के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मस्तिष्क नेसा को जीवित रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि दर्द को नजरअंदाज करना और पुनर्जनन पर सभी संसाधनों को केंद्रित करना इस संकट से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। अब एकमात्र प्रश्न ये बचा है कि वह कौन सी उत्तेजना होगी जो मस्तिष्क को शरीर की प्रतिक्रिया बदलने के लिए प्रेरित करेगी ताकि नेसा की कोशिकाएं राक्षस की कोशिकाओं के साथ काम करना शुरू कर दें। धप धप धप, नेसा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसकी आंखों के सामने धुंधले पर्दे के बीच से उसे मैग्नस का सिलहूट दिखाई दे रहा था। वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, सिर्फ उसके कंधे, उसके शरीर को ढंके हुए लंबे लाल कोट और उसके लाल बाल देख पा रही थी। तभी नेसा की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके मस्तिष्क में कुछ अजीब सी घटना घटने लगी। ये नेसा की चेतना से आए आवेग के कारण काम करने लगा। यह मैग्नस के बारे में नहीं था, या यूं कहें कि उसकी समान शक्ल नेसा के मन में वर्षों पहले घटित एक घटना को याद करने का उत्प्रेरक थी। आज की तरह तब भी उसके लिए यह दर्दनाक, ठंडा और कठिन था। वह मौत के दरवाजे पर थी, लेकिन उसकी मौजूदा स्थिति के कारण नहीं, बल्कि उस जगह के कारण जहां वह थी, दीवारों के पीछे। वह केवल एक छाया देख सकती थी, जिसमें लाल बाल और नीचे की ओर एक गहरा लाल आवरण था। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह वस्त्र है, कवच है, त्वचा है या कुछ और।
नेसा के मन में केवल एक ही बात के लिए शक्ति थी, ये याद करने की कि उस समय उस छायाचित्र के बारे में उसने क्या महसूस किया था, विस्मय। उसे और कुछ भी याद नहीं था। वैसे भी ऐसी याद को भविष्य में फिर से प्रकट होने और खुद को प्रकट करने का अवसर अवश्य मिलेगा। दीवारों के पीछे की छाया और घटना को उजागर करना। अब मुख्य बात कुछ और थी, जीवित रहना, क्योंकि सब कुछ मृत्यु में समाप्त होता है। मो राक्षस, नेसा ने पूरी ताकत से बुदबुदाया, अपने मन में उस छाया को घूरते हुए, भले ही मैग्नस उसके सामने खड़ा था। उसी क्षण उसके मस्तिष्क में बिजली के झटके दौड़ गए, जो उसके पूरे शरीर में दौड़ रहे थे, केवल एक ही उद्देश्य से उस छायाचित्र तक पहुंचना और कम से कम एक बार और विस्मय का अनुभव करना। उसकी कोशिकाएं कांप उठीं, किसी तरह उसकी रक्त कोशिकाओं के साथ पूरी तरह से जुड़ गईं, जैसे गिया अपने दांतों से एक दूसरे से टकरा रहे हों। लेकिन जैसे ही वे थोड़ा घूमे, सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। होश। मैग्नस की आंखों के सामने नेसा की मांसपेशियां सख्त हो गईं, उसके कई घाव भरने की कोशिश की गई और रक्तस्राव को बलपूर्वक रोका गया, यद्यपि अस्थायी रूप से। मैग्नस की आंखें चौड़ी हो गईं। इस घटना की वास्तविकता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होने के लिए उसे कई परीक्षण करने पड़े, लेकिन उसे पहले ही एहसास हो गया था कि यह सच में हुआ था। नेसा की कोशिकाएं राक्षस की कोशिकाओं के साथ जुड़ने में सक्षम थीं। इससे वह प्रेत नहीं बन गई, क्योंकि प्रेत दूसरे ग्रह के प्राणी थे, उनके पास अपने जीन, अपनी ऊर्जा और अपना विकास वृक्ष था। आरंभिक जीन केवल उत्प्रेरक था, वह आधार जिसने प्रेत के विकास का आरंभिक रूप दिया। अगर तुम अब इंसान नहीं हो, लेकिन तुम प्रेत भी नहीं हो, तो तुम क्या हो? एक राक्षस। मैग्नस ने अविश्वास में बड़बड़ाया, नहीं, तुम राक्षस और इंसान दोनों हो, तुम एक संकर हो। इतिहास में पहली बार। नेसा ने दर्दनाक चेहरे के साथ खून का थक्का थूक दिया। मैं समझ गया। खैर, ये और भी बेहतर है। आपने पुनर्योजी राक्षस की ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, इसलिए आप ठीक नहीं हुए, आप बस मजबूत हो गए, और इससे आपका शरीर बहुत लंबे समय तक मौत के कगार पर रहने में सक्षम हो गया। अच्छा, यही वह चीज़ है जो आपको जीवित रखती है। मैग्नस ने संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया और नेसा को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे से बाहर भाग गया। इलाज लंबा और कठिन था, यहाँ तक कि मैग्नस को भी परिस्थितियों को देखते हुए नेसा को स्वस्थ अवस्था में लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया था और उसे अधिक संसाधनों और अन्य तरीकों की आवश्यकता थी, लेकिन मैग्नस इस कार्य के लिए तैयार था। आखिरकार, नेसा के साथ काम करते समय उसकी आंखों में कभी भी इतनी तेज आग नहीं जल रही थी। वह न केवल उनका सबसे सफल प्रयोग और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना थी, वह एक ऐसी उत्कृष्ट कृति थी जो भविष्य में राक्षसों से लड़ने में असमर्थ हर इंसान के लिए एक उम्मीद बन सकती थी। नेसा, मैग्नस ने विशाल हीलिंग पॉड में बैठी लड़की की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मनुष्यों के लिए विकास का एक नया मार्ग कहना गलत नहीं होगा। तुम परिपूर्ण हो। तो यही हुआ, एडम ने बुदबुदाते हुए मैग्नस के शब्दों को बार बार अपने दिमाग में दोहराया। अविश्वसनीय कहानी। सिल्वाना ने चौंकते हुए नेसा को आश्चर्य से देखा। अजीब बात यह है कि उसे भी नेसा के प्रति एक तरह की ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन महिला ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक इंसान की दूसरे इंसान के प्रति ईर्ष्या, जो उसके शरीर की सीमाओं तक पहुंचना चाहता है। मैग्नस ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने 9 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, वह सब विस्तार से बताया। वह कुछ भी नहीं छिपाने वाला था, क्योंकि अब तक वह दिन उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि उसने अपनी उत्कृष्ट कृति बनाई थी जो अब उसके सामने ईमानदारी से खड़ी थी। रुको, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एडम ने हैरान होकर फुसफुसाया, जाहिर है कि इलाज के बाद निशान बने रहने चाहिए थे, लेकिन तब से 9 साल हो गए हैं। मुझे यकीन है कि आपके कौशल ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं कि नेसा के निशान का कोई निशान न रहे। मैग्नस ने आंखें सिकोड़कर एडम को गौर से देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि नेसा ने एक कदम आगे बढ़कर उसे रोक दिया। पिताजी, मैं उन्हें बता दूं। नेसा ने हाथ हिलाया। LEMPYR। मैग्नस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह उलझन में एडम और सिल्वाना को देखने लगा। नेसा ने उसे सार्वजनिक रूप से आखिरी बार इस तरह से पुकारा था, तब से बहुत समय बीत चुका था। यह उसके लिए अपरिचित था। ठीक है, जो चाहो करो। वैसे भी हम पहले ही बहुत कुछ बता चुके हैं, कम से कम मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि यह बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैग्नस ने अपनी उंगलियों से अपने माथे को छुआ और अपना सिर हिलाया। नेसा ने एडम को ध्यान से देखा, पहली बार उसकी नज़र उसके शरीर से हटकर उसकी आंखों पर गई। वह उसकी गंभीरता को समझ सकता था और अब और अनादर नहीं कर सकता था। अब वह पागल वैज्ञानिक की सहायक नहीं थी, बल्कि एकमात्र संकर थी जो राक्षस की कोशिकाओं के साथ विलय कर सकती थी। तुम सही कह रही हो। जब मैं घायल हुई थी तो जो निशान मुझे मिले थे, वे बहुत पहले ही ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के पहले 3 महीनों में ही। अब जो निशान मुझ पर हैं, वे मुझे मेरे पिता ने दिए हैं। नेसा ने आत्मविश्वास से कहा। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, सिल्वाना चौंक गई क्योंकि उसका मन विभिन्न विचारों से भर गया था। यदि मैग्नस पिता था और नेसा उसकी बेटी थी, यद्यपि जैविक रूप से नहीं, तो इसका मतलब था कि वह उसे गंभीरता से पीट रहा था। है न?
हाँ, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो वह सच है। मेरे पिता ने मेरे साथ जंगली जानवर जैसा व्यवहार किया। वे घाव कोई गलती या असफल प्रयोग नहीं थे। नेसा ने उसकी पीठ की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक लंबी, दर्दनाक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। एडम ने गला साफ किया। हो सकता है कि फैंटम बनने से पहले उसका जीवन बहुत अच्छा न रहा हो। वह झुग्गी झोपड़ियों में पला बड़ा था, जो कि गढ़ की सबसे खराब जगह थी, लेकिन वहां भी उसके पास हमेशा एक सुरक्षित, गर्म स्थान था, उसका परिवार। राक्षस, हत्याएं, दर्द, नैतिक पीड़ा, दुविधाएं, अपने साथियों को मरते देखना, ये सब कठिन था, लेकिन एडम ये कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि अपने ही पिता या माता द्वारा पीटे जाने पर कितना भयानक होता है, इतना पीटा जाना कि शरीर पर निशान रह जाएं। खैर, एडम एक ही समय में सही और गलत था। घरेलू हिंसा एक भयानक बात थी, लेकिन एडम को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर उसका परिवार अच्छा है तो हर कोई उसके जितना भाग्यशाली नहीं होता। इस दुनिया में ऐसे कई लोग थे जिनके माता पिता रक्षक और मुख्य सहायक स्तंभ नहीं थे, बल्कि वे शैतान थे जो लगातार उनके बच्चे के जीवन को बर्बाद कर रहे थे। एडम ने मैग्नस की तरफ देखा, फिर नेसा की तरफ और फिर मैग्नस की तरफ। उसकी नज़र इधर उधर घूम रही थी, मानो ये तय करने की कोशिश कर रहा हो कि उसे किससे शुरुआत करनी चाहिए। इससे पहले कि आप निष्कर्ष पर पहुंचें, आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। मेरे पिता के प्रति मेरे मन में कोई गुस्सा या नाराज़गी नहीं है। मैं उनसे बदला नहीं लेना चाहती या ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। इसके विपरीत, मैं उनकी आभारी हूँ कई चीज़ों के लिए, जिनमें ये निशान भी शामिल हैं जिन्हें मैंने अपने पास रखने का फैसला किया है। नेसा ने गंभीरता से कहा और दिखाया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। एडम की उंगलियां और होंठ कांपने लगे और उसकी निगाहें अज्ञानता से भर गईं। तुम भ्रम में हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? एडम बुदबुदाया। नेसा धीरे से मैग्नस की ओर मुड़ी। मैंने कहा कि मेरे पिता ने मेरे साथ जानवर जैसा व्यवहार किया क्योंकि उनके अपने कारण थे। सबसे बुनियादी कारण यह है कि मैंने अपने पिता के साथ अपने शिकार की तरह व्यवहार किया। नेसा ने गहरी सांस ली, स्पष्ट रूप से चिंतित। पिताजी, कृपया उन्हें दिखाएं। मैग्नस ने सिर हिलाया, अपने कपड़े आंशिक रूप से ऊपर उठाए और अपनी छाती तक पूरी तरह से नंगा हो गया। वह थोड़ा मुड़ा और उसने अपने शरीर पर कई निशान दिखाए जो किसी जानवर या राक्षस के पंजों और नुकीले दांतों के निशान लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैग्नस के शरीर पर नेसा से भी ज्यादा निशान थे। इस सब का क्या मतलब है? तुम दोनों के बीच क्या हुआ? सिल्वाना इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने पूछा। ये पूरी स्थिति हर मिनट अजीब होती जा रही थी। वह जवाब चाहती थी, लेकिन हर बार नए विवरण सामने आते थे जिससे उसे अपने निष्कर्ष पर संदेह होने लगता था। नेसा ने सिर हिलाया। मुझे यकीन है कि हमने पिता और बेटी के तौर पर कई गलतियां की हैं, लेकिन हमारी अनोखी स्थिति को देखते हुए हमने इसे बहुत ही सराहनीय तरीके से संभाला है। ये सब यौवन के बारे में है, या यूं कहें कि यह उस घटना का समय है जो हमारी स्थिति के लिए बिल्कुल सही है। नेसा ने आगे बताया। मेरे पिता द्वारा मुझे झुग्गी झोपड़ियों से निकालकर हाइब्रिड बनाने के लगभग 1 वर्ष बाद, जब मैंने उपचार से दूरी बना ली और एक साधारण जीवन का आनंद लेने लगा, तो एक महत्वपूर्ण क्षण आया। मेरा मतलब है, मैं प्रयोगशाला में रहती थी, प्रयोगशाला चूहे की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह। मैं कैफे, सिनेमा, स्टोर और संग्रहालयों में जाती थी। मैं खेल खेलती थी, अपने मामले में ज़रूरी परीक्षण करती थी और कई तरह के शौक रखती थी। नेसा ने अपने होंठ काटे, अपनी बांह को पकड़ लिया। उसके लिए इस बारे में बात करना मुश्किल था। फिर भी वह आगे बढ़ती रही क्योंकि पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन हम एक कैफे में गए जो मुझे पसंद था। वहाँ मेरा पसंदीदा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक था। मैं खुश थी और अपना पहला घूंट लेने के लिए तैयार थी, लेकिन एक लड़का गलती से मुझसे टकरा गया। हम दोनों ज़मीन पर गिर गए और साथ ही मेरा मिल्कशेक भी। स्थिति बहुत सामान्य है, बच्चे अनाड़ी और अति सक्रिय हैं। इसके अलावा उस लड़के ने तुरंत माफ़ी मांगी और मुझे उठने में मदद की। लेकिन मैंने क्या किया? नेसा ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने केवल अपने गिरे हुए मिल्कशेक को देखा और मुझे गुस्सा आ गया। एक तेज झटके से मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसके शरीर से अलग कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मेरे नाखूनों ने उसके गले को छेद दिया और उसकी जान ले ली। एडम और सिल्वाना ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लड़के की किस्मत बहुत खराब थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि नेसा बचपन में ही इतनी मजबूत थी कि वह ऐसा कुछ कर सकती थी। मेरे पिता को कार्रवाई करने में कुछ समय लगा। उस दौरान मैंने 7 लोगों को मार डाला। नेसा ने गहरी सांस ली। हाँ, पिताजी ने सब कुछ संभाल लिया और पुलिस और सेना के साथ सरकार ने मामला बंद कर दिया। हालांकि समस्या बनी रही और कई बार मैं सचमुच पागल हो जाती थी और अपने पिता पर हमला कर देती थी। किसी भी दवा, नींद की गोलियों या यहाँ तक कि ड्रग्स का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। केवल दर्द और आदिम डर ही थोड़ा बहुत असरदार साबित हुआ। नेसा ने अपने जख्मों की ओर इशारा करते हुए कहा। पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं धीरे धीरे शांत होती गई और ज़्यादा जागरूक होती गई। पिछले कई सालों से मेरा गुस्सा फूटा नहीं है और ऐसा लगता है कि अब कभी नहीं फूटेगा, क्योंकि यौवन बहुत पहले ही बीत चुका है।
नेसा ने अपनी बात खत्म करते हुए आह भरी। एडम ने ऊपर देखा, फिर अपनी नज़र छोटे छोटे निशानों से ढके अपने हाथों पर डाली। तो अपनी क्षमताओं के बावजूद आपने निशानों को अपने पास रखना चुना, है न? एडम ने ऊपर देखा। नेसा और मैग्नस ने एक साथ सिर हिलाया। लंबे समय के बाद पहली बार मैग्नस ने कहा, हम अब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें कठिन समय को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों से पार पाकर, चाहे वे कितनी भी क्रूर क्यों न हो, हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करते हैं जिसमें वे निशान एक कठिन वर्तमान के बजाय गर्व की यादें होंगी। मैग्नस ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए कहा। जाहिर है, उन 9 वर्षों में मैग्नस को एक पिता होने के नाते नए और अप्रत्याशित अनुभव हुए थे और वह स्वयं एक पुरुष और व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ था। निश्चित रूप से, वह विज्ञान से संबंधित हर चीज में प्रतिभाशाली थे, लेकिन ये जीवन का केवल एक हिस्सा था, सब कुछ नहीं। इसलिए अधिकांश लोगों की तरह उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें हल करना पड़ा और एक बेहतर इंसान बनना पड़ा। खैर, ये देखते हुए कि नेसा एक संकर थी, उन दोनों के लिए कठिन समय था। तो एडम ने चारों ओर बैठी लड़कियों की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम नेसा के साथ अपनी सफलता को दोहराने की कोशिश कर रही हो? मैग्नस ने सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आखिरकार, जैसा कि आप जानते हैं, 9 सालों में मैं अपने लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंच पाया हूं। या यूं कहें कि कई लोगों में से एक। मैग्नस ने सोच समझकर कहा।